कि हाउ टू रिवाइज और प्रिपेयर नेटवर्क थ्योरी इन 2 days, मैक्सिमम इन 2 days। कई बार ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट लोगों को कि वो रिवाइज कैसे करें जो पढ़ चुके हैं। तो जो रिवीजन का मोड होना चाहिए वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही तो मैटर करेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक डिफरेंट टाइप का डिस्कशन करने वाला हूँ कि हाउ टू रिवाइज और प्रिपेयर नेटवर्क थ्योरी इन 2 days, मैक्सिमम इन 2 days। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अभी लास्ट क्लास का टाइम चल रहा है और हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो हमारे पास बहुत सारा कंटेंट जमा हो गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है। नेटवर्क थ्योरी में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स को आता है, इलेक्ट्रिकल को आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन को आता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल है। और अगर कोई कोचिंग में पढ़ रहा है तो वहाँ पर भी नेटवर्क थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, तो आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन बहुत सारा है, नंबर ऑफ टॉपिक्स है आपके पास। तो फिर कई बार ये प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट लोगों को कि वो रिवाइज कैसे करें जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 दिन में कोई सब्जेक्ट तो रेडी नहीं होता, लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग कैसे रिवाइज करें, कैसे फास्ट रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो जो रिवीजन का मोड होना चाहिए वो सबसे बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे वही तो मैटर करेगा। अगर पता चला नेटवर्क थ्योरी आप 5-5 दिन तक रिवाइज कर रहे हो, 6 डेज तक रिवाइज कर रहे हो, तो फिर तो वो कुछ रिजल्ट मिलने सर आपको। तो आपको क्लियर रहना चाहिए कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है नेटवर्क थ्योरी। तो ये सभी लोगों का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि अगर ये किसी का अच्छा है एक इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल, तो उसके जो दूसरे सब्जेक्ट रहते हैं उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्टली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो आप, मैं लिखा हूँ नेटवर्क थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और आईएन, और टॉपिक में डिवाइड भी कर दिया, जैसे आपको ऑलरेडी आइडिया रहता है। जैसे कि बेसिक कंसेप्ट है आपके पास नेटवर्क थ्योरी में, 2 पोर्ट नेटवर्क है, ऐसे करके मैं टॉपिक भी डिवाइड किया। ट्रांजिएंट एनालिसिस है, साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस है, फेजर एंड लोकस डायग्राम है, रेजोनेंस है, कॉम्प्लेक्स पावर है, ग्राफ थ्योरी और मैग्नेटिक कपलिंग है। तो मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ कि ग्राफ थ्योरी की अगर बात की जाए तो ग्राफ थ्योरी इलेक्ट्रिकल वाले को है, और ग्राफ थ्योरी के लिए जितना वीडियो मैं प्रोवाइड किया यूट्यूब में वो सफिशिएंट है। तो मेरे को लगता है कि ग्राफ थ्योरी अगर आपको देखना है फास्ट वे में, तो ग्राफ थ्योरी में आप मेरे वीडियो को बहुत फास्ट वे में देख सकते हो कि मैं क्या क्या बताया, उतना सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा ग्राफ थ्योरी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि एकदम से बने ना। तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को ग्राफ थ्योरी में जितना मैं बताऊँ उतना फटाफट कवर कर लेना चाहिए। मैग्नेटिक कपलिंग इसलिए ऑप्शनल लिखा हूँ क्योंकि सिलेबस में स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि मैग्नेटिक कपलिंग है, बट फिर भी एक अगर मैं बात करूँ कि कई बार ऐसे क्वेश्चन सिलेबस देख के नहीं बनते, कभी कभी पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि बहुत पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल सकते कि नहीं चाहेगा, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसको ज्यादा प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा, अगर मेरे को मैग्नेटिक कपलिंग का क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो मैं एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को मैग्नेटिक कपलिंग का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता हूं। तो अगर मैं ब्रांचेस वाइज बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, तो मैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को मैग्नेटिक कपलिंग का क्वेश्चन फ्रेम करना लाइक करूंगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स और कंपेयर टू आईएन, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट कोर में ट्रांसफॉर्मर वगैरह पढ़ता है तो उसको कपलिंग वगैरह का और भी अच्छा खासा आइडिया रहता है। तो मैं मैग्नेटिक कपलिंग का एक आधी बेसिक क्वेश्चन किसी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट से पूछ भी सकता हूं। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन वाला स्टूडेंट है तो वो इसको अवॉइड भी कर सकता है, इस टॉपिक को लेफ्ट भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, अब तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मेरे को बहुत प्रॉपर वे में केयर करना है, तो मैग्नेटिक कपलिंग को आप बिल्कुल लेफ्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और एक आईएन का स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट केयर कर सकता है। केयर में भी क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं, मैं यूट्यूब में जो वीडियो प्रोवाइड किया हूं बस उन्हीं वीडियो को आपको देखना है कि मैग्नेटिक कपलिंग में जो मैं वीडियो प्रोवाइड किया हूं बस उनको एक बार देख लीजिए, उतने से आपका बहुत काम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए ग्राफ थ्योरी और मैग्नेटिक कपलिंग सिर्फ मेरे यूट्यूब की वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9th और 10th आपके पास जो टॉपिक है ये बहुत ऐसा डोमिनेटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी किसी टॉपिक को आपको लेफ्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि मैं क्यों ऐसे डिवाइड किया, टॉपिक को कैसे डिवाइड किया। ध्यान से देखते रहना आपके पास कि मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करने रहे हो, आप रिवाइज करना स्टार्ट कर रहे हो, तो रिवीजन का मोड ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप पढ़ते हो। पढ़ने में तो बहुत सारे कंटेंट जमा है, ऐसा होना चाहिए कि आप रफ कॉपी निकालो, एक कॉपी निकालो और बिल्कुल आप आर से स्टार्ट करो कि भाई रेजिस्टेंस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, आर के बारे में आप क्या जानते हो, एल के बारे में क्या जानते हो, सी के बारे में क्या जानते हो। आर एल सी आपके पास एक बार आप लिखे, एक कॉपी में हेडिंग डाले, आर के बारे में क्या जानते हो, आर से रिलेटेड आप रिजल्ट जानते हो, ओम्स लॉ के बारे में जानते हो, एल से रिलेटेड आपके पास डालो कि एल की जो यूनिट होता है हेनरी होता है, तो एल इक्वल टू क्या होता है, सी का जो यूनिट होता है फैरेड होता है, तो फिर सी को हम कैसे लिखते हैं। तो आपको एक रफ कॉपी में ना बहुत बेसिक, आपको पूरा तो पता है, बस आपको ना फटाफट फास्ट वे पे फटाफट लिखते जाना चाहिए कि आर क्या होता है, एल क्या होता है, सी क्या होता है। आपको फिर बेसिक ओम्स लॉ के इक्वेशंस पता होना चाहिए, आपको फिर एल और सी से रिलेटेड एकदम बेसिक्स आइडिया होना चाहिए। चाहे आप रिवाइज कर रहे हो तो रिवीजन का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक प्योर इंडक्टर अगर लगा हुआ है, एक प्योर इंडक्टर है, और प्योर इंडक्टर में अगर आप डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दोगे, किसी डीसी वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दोगे, तो उसके करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा,
ये इंडक्टर करंट में क्या फ़र्क पड़ेगा, एक स्विच लगाया है और स्विच को अगर आप ऐसे कनेक्ट कर दिए, t=0 पे स्विच को क्लोज कर दिए, सपोज करो t=0 पे स्विच को क्लोज कर दिए, तो फिर इंडक्टर में करंट क्या होगा। अगर मैं एक आइडियल करंट सोर्स को डायरेक्टली अगर कनेक्ट कर दूं एक इंडक्टर के क्रॉस में, ये एक इंडक्टर के क्रॉस में, तो फिर इंडक्टर का जो वोल्टेज होगा, ये इंडक्टर का वोल्टेज, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको देखते आना चाहिए। कैपेसिटर लगा हुआ, सेम इंडक्टर की जगह पे अगर कैपेसिटर होगा तो कैसे आप यूज़ करोगे, कैपेसिटर अगर लगा होगा तो आपको फिर कैपेसिटर को कैसे हैंडल करोगे, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, कैपेसिटर में करंट कितना होगा, ऐसे बेसिक चीज़ों के साथ आपको जाना चाहिए जब आप रिवाइज करते हो, क्योंकि ये सब पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे को लगता है कि जब भी आप बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, ध्यान से सुनते रहिएगा ना, जितना मैं बोलते जा रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे देखना है। तो मैं बोला कि आप ओम्स लॉ से स्टार्ट कर सकते हो, आप इक्वेशन लिख सकते हो कि इंडक्टर का जो इक्वेशन होता है आपके पास कि VL=LdI/dt, आपको ये बहुत अच्छे से यूज करते आना चाहिए कि कभी अगर इंडक्टर करंट अगर आपके पास कोई वेव फॉर्म दिया है तो आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। अगर मैं इंडक्टर करंट की बात कर रहा हूँ तो इंडक्टर करंट में आपको पता होना चाहिए कि ये इनिशियल करंट पे डिपेंड करता है, +1/L 0 से t, ये VL/t/dt। आपको पता होना चाहिए कि अगर इनिशियल करंट नहीं गिवन है और इंडक्टर के वोल्टेज का फिगर दिया है तो इंडक्टर करंट क्या होगा, तो आपको इंडिकेशंस आना चाहिए। ये आपके पास ऐसे बेसिक इक्वेशन को यूज करते आना चाहिए आपको जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब कोई रिवाइज कर रहा है आपके पास तो उसका रिवीजन का मोड में बोला कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो जैसे बेसिक कंसेप्ट में इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर मैं बात करूँ कि मैं क्या क्या करूँगा बेसिक कंसेप्ट में, सपोज करो कि मेरे को पता है कि मेरे को KVL आता है, मेरे को पता है कि मेरे को KCL आता है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज करो कि मैं क्वेश्चन लिया, ध्यान देखते रहना, एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया और इंडिपेंडेंट सोर्स भी ले लिया, मैं ये इंडिपेंडेंट सोर्स ले लिया। देखो एक इंडिपेंडेंट सोर्स ले लेता हूं मैं, ये यहाँ पे 10 वोल्ट ले लिया। यहाँ से मैं करंट ले लेता हूँ कि चलो सपोज करो यहाँ से करंट जो है वो IX है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, R की वैल्यू 3 ओम है, और एक करंट सोर्स ले लिया इज द 4IX, ये इतना ले लिया। ध्यान देखते रहना ना। अब आपके पास इस तरह फिगर ले लिया, तो आपको करना क्या है, कोई भी एक रैंडम फिगर आप सिलेक्ट कर लो। आपको रिवाइज करना है ना, तो कोई भी एक रैंडम फिगर सिलेक्ट कर लो। अब आपको करना क्या है कि अगर मैं बोलूं कि इस R में करंट, मेरे को जो करंट की वैल्यू इस R के क्रॉस में, इस जो 3 ओम जो R है, R=3 ओम, इसमें मेरे को ना I0 इस करंट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, इस जगह पे इस I0 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो मेरे को फिर क्लियर रहना चाहिए कि मैं फिर इस फिगर को, एक बेसिक से फिगर को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मेरे को प्रॉपर KVL आना चाहिए। तो अगर मेरे को, आपको टाइम वेस्ट नहीं होता, कोई भी एक फिगर सेलेक्ट करो, उसमें एक ही क्वेश्चन में आप KVL से यूज करो कि अगर मैं KVL लगाऊंगा, एक करंट सोर्स बीच में दिख रहा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि KVL है। आपको पता होना चाहिए कि करंट सोर्स से 2 लूप के बीच में तो सुपर मेश का कंसेप्ट लगेगा, तो KVL है, या फिर आपके पास सुपर मेश का कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को नोट से सॉल्व करना है, तो इसी क्वेश्चन को आप KCL से सॉल्व कर लो, इसी क्वेश्चन को आप KCL से सॉल्व कर लो, यहाँ पे नोड इक्वेशन अप्लाई कर लो। फिर मेरे को लगता है कि अब ये अगर I0 की वैल्यू निकाली वहां तक तो ठीक है, आप हर ब्रांच का करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर लो, हर ब्रांच का करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर लो, जितने भी ब्रांचेस है, जितना भी। अगर मैं बोलूं कि यहाँ का करंट कितना होगा, इस रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे करंट कितना होगा, सबका आप करंट और वोल्टेज फाइंड आउट कर लो। उसके बाद क्या करो कि पावर फाइंड आउट कर लो, पावर फाइंड आउट कर लो, पावर पूरा का पूरा हर एलिमेंट के क्रॉस में पावर आप फाइंड आउट कर लो। आप देखो कि ये जो सोर्स है कितना पावर डिलीवर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ये जो दो ही सोर्स है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, तो इसका कितना पावर हो रहा है, ये डिलीवर कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर आपको पता होना चाहिए कि डिलीवर्ड पावर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्ब पावर क्या होता है। तो अपना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट मत करो, आप समझना इस चीज को, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपको बस एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, एक ही क्वेश्चन में पूरी चीज अप्लाई करना है और आपको चैप्टर एंड करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट बढ़ना है। तो आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप एक ही चीज में, एक नॉर्मल सा एक फिगर ले, उसमें सब कुछ अप्लाई कर लो। तो मैं तो बोलता हूं जैसे यही मैं फिगर सिलेक्ट कर लिया, यही फिगर आप नोट कर लो अपनी कॉपी में, और इसी फिगर में कमेंट सेक्शन में आप बताने लगे आपसे सब कुछ निकल गया। हर ब्रांच का करंट निकाल लो, हर ब्रांच का वोल्टेज निकाल लो, हर जगह पावर निकाल लो, और पावर कंजर्वेशन थ्योरम सेटिस्फाइड कर लो कि ओवरऑल पावर विल बी जीरो। जितना डिलीवर्ड पावर होगा उतना एब्जॉर्ब पावर होगा। डिलीवर पावर का कंसेप्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब पावर का कंसेप्ट क्या होता है, उसके लिए यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, मेरा खुद का भी वीडियो अवेलेबल है, और भी लोगों का अवेलेबल होगा एब्जॉर्ब और डिलीवर पावर के लिए। तो आपको एब्जॉर्ब पावर अच्छे से आना चाहिए, डिलीवर पावर अच्छे से आना चाहिए, आपको KVL अच्छे से आना चाहिए, आपको KCL अच्छे से आना चाहिए। यहाँ सुपर मेश का कंसेप्ट लग रहा है क्योंकि बीच में एक करंट सोर्स है, तो सुपर मेश के कंसेप्ट को अगर आप जानते हो तो वो इंपॉर्टेंट है, इतना आपको दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मेरे को एक ब्रांच की करंट निकालना है, इस ब्रांच का मेरे को करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक डिपेंडेंट सोर्स है, दिख रहा है आपको,
इस ब्रांच में मेरे को करंट फाइंड आउट करना है, तो मैं चाहूँ तो जो पहला चैप्टर होता है इसमें मैं ना थ्योरम भी यूज कर सकता हूँ। कैसे थ्योरम? अगर मेरे को लगता है कि मेरे को थेवेनिन थ्योरम यूज करना है, तो मेरे को लगता है कि इस आर के क्रॉस में मेरे को करंट निकालने के लिए मैं थेवेनिन थ्योरम भी यूज कर सकता हूँ। तो आप इसमें थेवेनिन लगा लो यार, गुड, एक ही बार में सब काम खत्म हो गया। थेवेनिन थ्योरम लगाओगे तो होगा क्या? थेवेनिन थ्योरम लगाओगे तो ये हो जाएगा VTH, तो आप ओपन सर्किटेड वोल्टेज निकाल लो उस आर के क्रॉस में, ये आपके पास एक थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लो, और ये जो रेजिस्टेंस था R = 3 ओम, ये R = 3 ओम के क्रॉस में करंट आप फाइंड आउट कर लोगे। ये VTH और ये RTH फाइंड आउट कर लो। और अगर आप थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन रेजिस्टेंस से जो करंट निकाल रहे हो, जो KVL से करंट निकाल रहे हो, जो KCL से करंट निकाल रहे हो, अगर वो करंट सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यस आई एम वेरी गुड। तो मेरे को लगता है कि आपको अपने आप को बहुत अच्छे से जज करना चाहिए। लिखने वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगता है कि इसमें आप थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर लो, बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स दिया और एक ही डिपेंडेंट सोर्स दिया, ऊपर से ये जो ब्रांच है आपके पास ये IX है, देख सकते हो करंट है। तो एक क्वेश्चन ये ले लिया, सपोज करो कि आप यहाँ पे थेवेनिन यूज कर लिए, यहाँ पे आप KVL लगा लिए, KCL लगा लिए, इसी क्वेश्चन में अप्लाई कर लेना, ऐसा भी नहीं कि कोई नया क्वेश्चन सिलेक्ट करने की जरूरत है। तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि एक रिवीजन का प्रोसेस ना बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ, तो चलो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन में बोल रहा हूँ कि ठीक है ये आपके पास जो क्वेश्चन है, आपको अगर ऐसा फॉलो करना है, मेरे को अगर फॉलो करना है, आप चाहते हो कि आपका रिवीजन बेहतरीन हो, तो बस आप ऐसा करो कि इस क्वेश्चन में ये ऊपर ना एक वोल्टेज सोर्स लगा लो। चलो ये वोल्टेज सोर्स लगा लो, -2 ये 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट लगा लो ये, और इसी 3 ओम के क्रॉस में, ये R = 3 ओम है, इसी के क्रॉस में आप करंट निकालने का प्लान करो। ये अब देखो दो सोर्स हो गए, तो आप इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम भी लगा सकते हो कि इसके कारण कितना होगा, उसके कारण क्या होगा, एक समय में एक इसके कारण क्या होगा। तो इस 3 ओम के क्रॉस में जो आप I0 निकालने वाले, अब तो क्वेश्चन अलग हो गया। अब इसमें आप लगा लो KVL का कंसेप्ट लगा लो, इसमें आप KCL का कंसेप्ट लगा लो। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि देखो दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, इसका मतलब इसमें सुपर नोड भी लग जाएगा, तो इसमें सुपर नोड के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो आपके पास 4ix जो था, 4ix था, यस 4ix था, तो सुपर नोड का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। आपको दो लूप के बीच में अगर कोई करंट सोर्स अगर कॉमन है, तो सुपर मेश का कंसेप्ट आना चाहिए। नॉर्मल नोड लगाने पे बिलीव कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर फॉर्म में KCL आना चाहिए। अगर आप लूप लगाने का प्लान कर रहे हैं नॉर्मल तो आपको KVL आना चाहिए। आप इस जगह में थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करो, इस जगह में थेवेनिन से आप सॉल्व कर लो, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर लो कि थेवेनिन से मेरे को सॉल्व करना है। आप सुपरपोजिशन थ्योरम यूज कर लो, क्योंकि एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स है, तो जब भी नेटवर्क में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेज आप सुपरपोजिशन थ्योरम भी यूज कर सकते हो, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से आप सॉल्व कर लिए। आपको लगता है कि इस फिगर में, अगर आपको लगता है कि इस फिगर में मेरे को इस जगह पे इस R की वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, इस R की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो R = RTH होना चाहिए। तो जो थेवेनिन का RTH निकालोगे वही एम्पिरिकली हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां से जो RTH फाइंड आउट करोगे, इस R की वैल्यू, R को हटा के बोलोगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू ऑफ R को अननोन कर दोगे, R की जगह 3 ओम है, इस R को अननोन कर दोगे, बोलोगे कि एक R है, बताओ इस R की वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो आपको पता है रजिस्ट्री नेटवर्क है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स एक रजिस्ट्री नेटवर्क है, तो जो R = RTH होता है, जब भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क होता है, रजिस्ट्री नेटवर्क होता है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क है और सिर्फ रजिस्टेंस लगा है, दैट मीन द रजिस्ट्री नेटवर्क, तो R = RTH होता है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप ना एक ही जगह पे इतनी सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की जरूरत नहीं है आपको कि आप 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन में रिवीजन कर रहे हो। आप जब एक क्वेश्चन में ज्यादा चीज अप्लाई करते हो तो उससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, क्योंकि आप वैरायटी ऑफ थिंग्स अप्लाई कर रहे हो। तो मैं इसलिए इस बेसिक कंसेप्ट में नेटवर्क थ्योरम को इसलिए रखा कि नेटवर्क थ्योरम और बेसिक कंसेप्ट को आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहा हूं, तो मेरे को पता है कि नॉर्टन करंट जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है, उस शॉर्ट सर्किट करंट को नॉर्टन करंट फाइंड आउट करने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि मैं नॉर्टन करंट अगर फाइंड आउट करना है तो मैं थेवेनिन वोल्टेज अपान RTH अप्लाई कर लूंगा, हो जाएगा मेरा काम। और अगर मेरे को नॉर्टन रेजिस्टेंस चाहिए तो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। इसका मतलब है कि मैं अगर मैं चाहूँ तो मेरे को शॉर्ट सर्किट करंट अगर निकालने की अगर मेरे को नीड ना हो, तो मैं थेवेनिन का यूज करके नॉर्टन करंट फाइंड आउट कर सकता हूँ, और नॉर्टन रेजिस्टेंस तो थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। तो मैं नॉर्टन थ्योरम को बिना पढ़े भी जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को फटाफट रिवाइज करना है, तो मैं फिर थेवेनिन थ्योरम का यूज कर लूंगा, ठीक है। अब अगर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करूं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम से भी बस आप कैसे, ये जितना भी नेटवर्क थ्योरम है ये इसलिए बनाया गया है कि आप नेटवर्क को इजीली सॉल्व कर सको, आप नेटवर्क से कुछ फाइंड आउट करने के लिए हेल्प ले सको इन थ्योरम की। तो मैं बोल रहा हूं कि नेटवर्क थ्योरम में आपके पास थेवेनिन है, नॉर्टन है, सुपरपोजिशन थ्योरम। हाँ, सुपरपोजिशन थ्योरम में एक जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसका जो पावर का रिजल्ट होता है, क्योंकि पावर ना P1 + P2 फॉलो नहीं करता, ये
लीनियरिटी रूल को फॉलो नहीं करता। जो पावर आपके पास, जो रिजल्ट आप पावर फाइंड आउट करते हो, तो पावर फिर आपके पास होता है √P1 प्लस माइनस √P2 का होल स्क्वायर। ये पावर का रिजल्ट आपके पास जब हम डालते हैं आपके पास, तो ये √P1 प्लस √P2 का आपके पास ये होल स्क्वायर होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम पावर कितना होता है आपके पास, तो मैक्सिमम पावर जो होता है वो √P1 प्लस √P2, ये इसका होल स्क्वायर। मिनिमम पावर की बात करूं तो √P1 माइनस √P2, प्लस माइनस इंटरचेंज हो सकता है, मतलब ये इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। ये मैक्सिमम पावर आपके पास है। तो जो सुपरपोजिशन थ्योरम से जब पावर की बात होती है, तो फिर पावर का जो रिजल्ट होता है उसका स्टाइल एक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में बस एक पावर का जो कंसेप्ट है, ये पावर का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे फॉर्म में। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी पूरी बात सुनते रहना, कि मैं 2 क्वेश्चन दे भी दिया आपको, याद रखना ना, मैं 2 क्वेश्चन दे भी दिया कि इन 2 क्वेश्चन में आप अप्लाई कर डालो, जो आप अप्लाई कर सकते हो सब कुछ अप्लाई कर डालो। आपका 30 मिनट जाएगा, लेकिन 30 मिनट के अंदर में अगर आप चीजों को जानते हो, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सब लगा दिया, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि अब कल एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे करंट निकालो। कल को एग्जाम में कोई नेटवर्क देंगे, रैंडम सा एक नेटवर्क देंगे, बोलेंगे वोल्टेज फाइंड आउट करो। एक रैंडम नेटवर्क देंगे, बोलेंगे एब्जॉर्ब पावर निकालो। कभी बोलेंगे डिलीवर्ड पावर निकालो। भाई अपन एक ही में सब कुछ निकाल लिए, हो गया ना अपना काम। वैरायटी ऑफ थिंग्स ही तो पूछने वाले, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग बात करेंगे वो लोग, तो अपन एक ही क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई कर लेते हैं। फिर मैं बोला कि नेटवर्क थ्योरम में जैसे सुपरपोजिशन जो थ्योरम होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम में जब भी कोई नेटवर्क डीसी नेटवर्क होता है, एक रजिस्ट्री नेटवर्क होता है, वहां पे मैक्सिमम पावर ये होता है आपके पास। अगर 2 सोर्सेस लगे हो, तो 3 सोर्सेस लगे हो, तो सब ऐड होते जाएंगे और फिर उसके बाद स्क्वायर होगा। हाँ, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जब मैं नेटवर्क थ्योरम की बात करता हूं, तो नेटवर्क थ्योरम में जब सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करता हूं, तो ये रिजल्ट वैलिड नहीं है जब आपके पास डीसी नेटवर्क होता है, जब आपके पास रजिस्ट्री नेटवर्क होता है। लेकिन एसी नेटवर्क में ना ये रिजल्ट वैलिड है। अगर मैं एसी नेटवर्क में अगर एक एसी सोर्स के कारण मैं पावर निकाल रहा हूं, फिर दूसरे एसी सोर्स के कारण पावर निकाल रहा हूं, और ओवरऑल पावर अगर मेरे को निकालना है, तो ये जो रिजल्ट होता है P1 प्लस P2 इज वैलिड फॉर एसी नेटवर्क। तो किसी को इतना अच्छा अगर आइडिया है कि जो पावर का रिजल्ट होता है वो P1 प्लस P2 किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं होता है, तो ये गुड आइडिया होता है। अगर आप नेटवर्क को अच्छे से समझते हो तो ये बहुत गुड आइडिया होता है। अब देखो ध्यान से कि मैं बोला कि बेसिक कंसेप्ट में इतनी ही चीजें, आपको ओम्स लॉ को अच्छे से आना चाहिए, आपको V इक्वल टू IR को यूज करते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए V इक्वल टू IR कैसे लिखते हैं, पोलैरिटी का आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए नेटवर्क में। जो कन्वेंशनल एक बार आप यूज करते हो, तो कन्वेंशनल हमेशा यूज होना चाहिए। क्वेश्चन के साथ अगर चेंज होगा तो फिर वो आसान नहीं होगा। जैसे KCL में लोग अपना कन्वेंशनल यूज करते हैं, 2 कन्वेंशनल होता है, इनकमिंग अगर माइनस है तो आउटगोइंग प्लस होगा, आउटगोइंग अगर माइनस है तो इनकमिंग प्लस होगा। तो आपका खुद का कन्वेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको जब भी बेसिक आप जब रिवाइज करते हो, तो आपका रिवीजन का तरीका कई बार इसलिए भी खराब होता है, मेरे को लगता है कि आप ना कॉपी में जो कोई पढ़ाया है या आप सेल्फ स्टडी किए हो, तो आप उन्हीं चीजों को ना बार बार देखते जाते हो, फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप ब्लैंक पेपर लो, और ब्लैंक पेपर के बाद अपना थोड़ा सा लिखना चालू करो और एनालिसिस चालू करो। कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन ले लो यार, गेट का कोई भी प्रीवियस ईयर का, मैं तो दे भी दिया आपको क्वेश्चन कि चलो आप क्वेश्चन भी मत सोचो, मैं खुद दे दिया आपको क्वेश्चन कि चलो ये क्वेश्चन लो और इसमें सब कुछ अप्लाई कर लो। अगर सब कुछ आप अप्लाई कर सकते हो तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चंस में अप्लाई करने से हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। और पहले चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। पहले चैप्टर में अगर मैं बोलूं आपको कि देखो आपके पास, अगर मैं यहां से अगर मैं बोलूं कि देखो अब अगर ये R है, ये R, ये R, ये जी। अब ये सब अगर सपोज करो R है जी, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट क्या होता है, बैलेंस ब्रिज क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ से आर ए बी कितना होगा, ए और बी टर्मिनल है, ए और बी टर्मिनल है, और मैं बोलूं कि आर ए बी कितना होगा, तो फिर आपको ना दूसरा क्वेश्चन ना इक्विवेलेंट वाला आना चाहिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि गेट वाले लोग एक आधी क्वेश्चन ऐसा भी फ्रेम करना पसंद करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि बैलेंस ब्रिज है, हमको पता होना चाहिए कि आर और आर 2R है, ये आर और आर 2R है, तो ये 2R हो गया, ये R है और ये R है, तो ये R और R और ये 2R और ये 2R और ये ओपन सर्किटेड हो जाएगा। और इसमें जो बैलेंस ब्रिज है तो इसमें करंट 0 फ्लो होगा। इसको अगर आप ओपन सर्किट करेंगे तो भी सॉल्व होगा, इसको आप शॉर्ट सर्किट करेंगे तो भी सॉल्व होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, इसी फिगर में
इतना सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमको पता है कि ये एक बैलेंस ब्रिज है, तो आपकी खुद की चॉइस होना चाहिए कि बैलेंस ब्रिज है तो इसमें करंट जीरो फ्लो होगा, और इसमें अगर करंट जीरो फ्लो होगा, इसमें करंट जीरो अगर फ्लो हो रहा है, तो फिर आपकी चॉइस है कि अगर आप चाहते हो इसको मेरे को ओपन करना, ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि ये और आर ये जो था 2R था, ये ओपन हो गया, ये 2R था, 2R और 2R 4R हो गया, और फिर यहाँ पे भी करंट आपके पास सेम फ्लो होगा, तो R और R 2R हो गया, 2R और ये 4R का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो RAB की वैल्यू के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अगर आप इसको ओपन कर रहे हो तो भी आंसर सही। अगर आप बोल रहे हो कि देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस में करंट जीरो है, इसको आपको शॉर्ट सर्किट करना है, आप शॉर्ट सर्किट कर लो। शॉर्ट सर्किट करने से क्या होगा, ये R और ये R किस में हो गया, सीरीज में, ये तो था ही, ये 2R और R पैरेलल में हो गया, ओके, ये 2R यहाँ पे, ये 2R और ये R जो हो गया, ये किस में आ गया आपके पास, पैरेलल में, और ये जो 2R और R पैरेलल था, ये 2R और R पैरेलल थे, दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया। आंसर विल बी सेम, आंसर में चेंज नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को बैलेंस ब्रिज के कंसेप्ट को यूज नहीं करना है, मेरे को इसमें कन्वर्जन अप्लाई करना है, ये जो दिख रहा है आपके पास, ये जो इसमें दिख रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को यहाँ पे इस जगह पे अगर मेरे को यूज करना है कि इस जगह पे अगर मेरे को स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ये डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो आप डेल्टा में कन्वर्ट कर लो, नो प्रॉब्लम। इस स्टार नेटवर्क को, इस स्टार नेटवर्क R और R 3R इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर लो, तो डेल्टा में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद आप सॉल्व करो। ऐसा एनालिसिस करना पड़ता है जब चीजें आसान होती है, इसलिए मैं आपको एक फिगर भी दे दिया। इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस ब्रिज है, इस क्वेश्चन को आप ओपन सर्किट के कंसेप्ट से बनाओ, इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट से बनाओ, इस क्वेश्चन को ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट जाने दो, बैलेंस भूल जाओ कि बैलेंस ब्रिज आपको जानते हो, आप स्टार डेल्टा के कन्वर्जन को अप्लाई करो, तो फिर आपको स्टार टू डेल्टा भी आना चाहिए, डेल्टा टू स्टार भी आना चाहिए, तभी तो मजेदार होगी चीजें। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि सपोज करो इस फिगर में, मैं भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं कि इस फिगर में अगर मैं आपको एक R लगा दूं, ऐसा इस फिगर में नया क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन में एक R लगा दिए, देखो आप R लगा दिए। अब अगर R लगा दिया तो ना, अब ये R और R सीरीज में नहीं है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में करंट कैसे सेम होगा, अब तो ये है, इसका मतलब है कि अब ये बैलेंस ब्रिज नहीं रहा, और जब ये बैलेंस ब्रिज नहीं रहा, इसका मतलब है कि फिर ये ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट पे बेस नहीं होगा। अब सिचुएशन ये आ गई कि अब आपको ये वाला जो स्टार है इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये देखो डेल्टा में कन्वर्ट होगा, फिर दिख रहा है आपके पास ये वाला, फिर से जो डेल्टा है ये स्टार में कन्वर्ट होगा, ये वाला डेल्टा स्टार में कन्वर्ट होगा, ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ते जाओगे और फिर आपको समझ आएगा कि हाँ ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उसकी चॉइस है कि वो उसको बैलेंस रखेगा, इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट अप्लाई होगा, अगर वो चाहता है कि ना अप्लाई हो तो वो अपना प्लान करेगा, सामने वाला जो भी क्वेश्चन पेपर फ्रेम करता है उस पर डिपेंडेंट होता है कई बार, कि अगर वो चाहता है कि नहीं तो बैलेंस नहीं है, किसी को लग सकता है कि बैलेंस है, तो फिर वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेम करेगा, वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि आपको स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन आना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपके पता होना चाहिए कि एक बेसिक सा बैलेंस क्वेश्चन जो कि बैलेंस ब्रिज पे बेस्ड है, वो स्टार टू डेल्टा से भी बनेगा, वो बैलेंस ब्रिज से भी बनेगा, बैलेंस ब्रिज में करंट को अगर आप जीरो पुट करोगे, ओपन करोगे तो भी बनेगा, करंट जीरो होने से किसी रेजिस्टेंस का ड्रॉप जीरो होता है, दैट मीन शॉर्ट सर्किट, उससे भी बनेगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास आप एक या दो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो। देखो मैं दो क्वेश्चन तो सिलेक्ट भी कर दिया आपके लिए, बिना R के एक क्वेश्चन ले लो, तीन तरीके से सॉल्व कर लो, एक R को लगा लो, अब तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन के सिवाय सॉल्व ही नहीं होगा। जैसे मैं लोड में एक R लगाया, ऐसे करके आईटी वाले क्वेश्चन फ्रेम कर लेते, बहुत सिंपल क्वेश्चन फ्रेम कर लेते, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल का कंसेप्ट मेरा देखिएगा, आप YouTube को फॉलो करते होंगे, जो YouTube के मेरे जितने भी वीडियोस है उन वीडियोस को भी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप प्लान कर लेना प्रॉपर फॉर्म में कि क्या क्या लेना है करके। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आप नेटवर्क में आपको प्रॉपर KVL आना चाहिए, आपको प्रॉपर KCL आना चाहिए, आपको प्रॉपर वोल्टेज डिवाइडर रूल आना चाहिए, आपको प्रॉपर करंट डिवाइडर रूल आना चाहिए। अब जैसे कि सपोज करो अगर मैं किसी से बोलता हूं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये 10 वोल्ट है, ये R, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो VS है। ये अब मैं किसी को बोलूं कि इस VS की वैल्यू चाहिए, इस 2 ओम के क्रॉस में वोल्टेज जो है वो VS है, इस VS की वैल्यू चाहिए, तो कई बार लोगों को ये लगता है कि ये दोनों सीरीज में हो ही नहीं सकते। क्यों दोनों सीरीज में नहीं हो सकते? क्योंकि इन दोनों में करंट सेम नहीं है। क्यों करंट सेम नहीं है भाई? जो वोल्टेज सोर्स है उसमें भी तो कोई करंट होगा ना। सपोज करो कोई करंट I1 आ रहा है और इस साइड से कोई करंट I2 आ रहा है, तो सीरीज कहाँ हुआ? इसका मतलब है कि इसमें जो 2 ओम करंट है उसमें तो I1 प्लस I2 करंट हो गया।
अब I1 प्लस I2 अगर करंट हो गया तो फिर तो ये कैसे सॉल्व होगा? इसका मतलब है कि तो दो यहाँ पे जो करंट है और यहाँ पे जो करंट अलग अलग आ गया। किसी वोल्टेज सोर्स का करंट थोड़ी जीरो होता है, किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का करंट कभी जीरो नहीं होता। बहुत बार लोग सोच लेते हैं कि ये दोनों सीरीज में जस्ट साइड बाय साइड अगर एलिमेंट है तो लोग सोचते हैं सीरीज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि बताओ इस 2 ओम का वोल्टेज कितना होगा, जो कि Vs दिख रहा है आपको, इस Vs की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो अभी सॉल्व ही नहीं होगा। इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अननोन ज्यादा हो गई है। इस वोल्टेज सोर्स की, इस जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू नहीं पता, ये 10 वोल्ट लगा दी, यहाँ से करंट निकलना वो नहीं पता, वहां से जो करंट आ रहा वो नहीं पता, ये भी अननोन है। इसका मतलब है कि अब ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। 2 ओम के क्रॉस में अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज चाहिए तो ये सॉल्व नहीं होगा। बट अगर मैं इस क्वेश्चन को बोल दूं कि इसी सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं कि देखो ये 1 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस था, सेम वही वाला रेजिस्टेंस, एक 1 ओम रेजिस्टेंस, ये देखो 1 ओम का रेजिस्टेंस है, एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक ये वोल्ट मीटर है, दिस द वोल्ट मीटर, और इसकी रीडिंग चाहिए अपने को, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट का है, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बहुत आसान हो गई। क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर में जो करंट होता है वो 0 एम्पियर होता है। वोल्ट मीटर जो मेजर करता है वो ओपन सर्किटेड वोल्टेज मेजर करता है। अगर मैं बोलूँ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या है तो 2 ओम का वोल्टेज होगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको पता चल गई। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों सीरीज में, उसके पहले सीरीज में नहीं था क्योंकि वोल्टेज सोर्स था। वोल्टेज सोर्स में करंट जीरो नहीं होता, बट वोल्ट मीटर तो ओपन सर्किटेड वोल्टेज होता है, लाइक थेवेनिन वोल्टेज। जैसे आप थेवेनिन वोल्टेज की बात करते हैं वैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग होता है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज में है। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ उस 2 ओम का वोल्टेज कितना होगा, तो 10 इंटू 2 होगा, डिवाइड बाई 1 प्लस 2 होगा, तो 20/3 वोल्ट आ गया, और ये 20/3 वोल्ट है। बट अगर मैं किसी को वोल्टेज सोर्स लगा के दे दूं, बताओ इसकी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, तो भी लोग ना डिवाइडर रूल लगाते हैं। इसका मतलब है कि वोल्टेज डिवाइडर रूल तभी लगता है जब दो एलिमेंट सीरीज में हो, अदरवाइज वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं लगता है। तो नेटवर्क में जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला, सीरीज कनेक्शन। कब? जब दो एलिमेंट में करंट सेम फ्लो होगा, चाहे वो एलिमेंट्स एक यहां हो एक वहां हो, कहीं पे भी दो एलिमेंट्स हो, अगर दोनों में करंट सेम है इसका मतलब एलिमेंट किस में होंगे, सीरीज में होंगे। दूसरा कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन, जिसमें कि दोनों का वोल्टेज सेम होना चाहिए, चाहे फिर वो कैसे भी लगे हो, दोनों का वोल्टेज होना चाहिए सेम होना चाहिए, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप सेम होना चाहिए। ये जो कवरेज है, सीरीज होना या पैरेलल होना, ये 40% 50% सर्किट या तो सीरीज होता है तो पैरेलल होता है। 50% फिगर ना तो सीरीज होता है ना तो पैरेलल होता है। दो एलिमेंट में करंट हमेशा सेम क्यों होगा? ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि करंट सेम नहीं तो वोल्टेज सेम होगा, या वोल्टेज सेम नहीं तो करंट सेम होगा, ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। तो 50% फिगर तो ऐसे होते हैं जिसमें ना तो करंट सेम होता है ना तो वोल्टेज सेम होता है। और जब करंट सेम नहीं है, वोल्टेज भी सेम नहीं, ना तो वोल्टेज डिवाइडर रूल लग सकता है ना तो करंट डिवाइडर रूल लग सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या बोला मैं, अगर दो एलिमेंट में अगर करंट सेम नहीं है या वोल्टेज सेम नहीं है, दैट मीन सीरीज में नहीं है और पैरेलल भी नहीं है, तो आप डिवाइडर रूल यूज नहीं कर सकते, डिवाइडर रूल यूज नहीं कर सकते। डिवाइड तो होगा, दोनों में वोल्टेज भी निकलेगा अलग अलग, दोनों में करंट भी निकलेगा अलग अलग, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर या करंट डिवाइडर रूल से नहीं निकल सकता। वोल्टेज डिवाइडर रूल इज ओनली वैलिड फॉर सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट, करंट डिवाइडर रूल इज ओनली वैलिड फॉर पैरेलल इक्विवेलेंट सर्किट। इतनी छोटी छोटी सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो कि एक नेटवर्क थ्योरी पढ़ने वाले बहुत सारे बेसिक स्टूडेंट मेरे को लगता है कि मिस करते हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीजों का केयर करना चाहिए। एक वोल्ट मीटर और एक वोल्टेज सोर्स के बीच का डिफरेंस अगर आपको नहीं पता तो कैसे मजा आएगा? अगर आपको एक करंट सोर्स और एक एमीटर के बीच का डिफरेंस नहीं पता तो कैसे मजा आएगा? अगर आपके पास कोई एमीटर लगा हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि एमीटर को आप कैसे यूज करते हो, एमीटर की रीडिंग कैसे निकलेगी। और एक अगर कोई करंट सोर्स लगा है तो करंट सोर्स और एमीटर इज डिफरेंट, वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर इज डिफरेंट। तो ऐसी चीजें पता होना चाहिए। वोल्टीमीटर और जो एमीटर है वो डिवाइस है, वोल्टेज सोर्स और जो करंट सोर्स है वो सोर्स है जो पावर को आपको डिलीवर करने के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो ठीक है, आपको अच्छा फॉर्म में आइडिया होना चाहिए। तो पहले चैप्टर में ये 2-3 चीजें है कि एक रैंडम क्वेश्चन लो, मैं दे भी दिया हूं, इसमें सब कुछ लगाओ, केवीएल, केसीएल, सुपर नोड, सुपर मेश, सिंपल। अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहीं पे अप्लाई होता है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, कई बार चीजें ना बहुत जो सिंपल चीजें रहती है बहुत रिस्की रहती है। बहुत सारे लोगों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा आइडिया नहीं है, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, किन जगह पे लगाना है किन जगह पे नहीं लगाना है। इतनी छोटी छोटी चीजों को लोग मिस करते हैं। लोगों को वोल्टेज डिवाइडर रूल पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि कब लगाना है कब नहीं लगाना है। लोगों को करंट डिवाइडर रूल पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कब लगाना है कब लगाना नहीं है, इसलिए लोग ना प्रॉब्लम फेस करते हैं इतनी छोटी सी चीज से। तो मेरे को लगता है कि आपको बहुत अच्छे फॉर्म में कवर करना चाहिए और फिर इक्विवेलेंट सर्किट वाले क्वेश्चन होना चाहिए, चाहे फिर रेजिस्टेंस लगाओ, चाहे फिर इंडक्टेंस लगाओ, चाहे कैपेसिटेंस लगाओ, तीनों तो एलिमेंट्स होते हैं, तो फिर आपको ये अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी चीजों का केयर करोगे तो फटाफट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप कवर कर सकते हो, बहुत अच्छे फॉर्म में कवर कर सकते हो। तो चैप्टर में बहुत सारी चीजें, लेकिन आप जब रिवाइज कर रहे हो तो मैं बोला 2 डेज में अगर आप रिवाइज कर रहे हो और एक दिन में अगर 7 और 8 आवर्स अगर निकाल रहे हो तो 15-16 आवर्स में नेटवर्क को तो बहुत अच्छे से आप कवर करके रख सकते हो। फिर आप सीधे एग्जाम दो ना, सीधे आप टेस्ट सीरीज का पेपर दो, मॉक टेस्ट पेपर दो, जो भी आपको लग रहा है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, तब तो टाइम नहीं है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं तो देते रहो। आप देखो कि आपसे क्या चीजें नहीं बन रही है करके, आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा रखो ना, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रखो, बनेगा ना, सब कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कई बार हम लोग डरते हैं, हमको लगता है कि ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके कोई क्या ही कर लेगा, जब तक उसको खुद नहीं पता हो कि प्रॉपर वे में एप्लीकेशन कैसे होते हैं, सोचते कैसे, किसी फिगर में जाके क्लिक कैसे करते, जब तक उसको इतना अच्छा आइडिया नहीं होगा तो करेगा कैसे। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक ही क्वेश्चन में सब कुछ अप्लाई कर डालो, ये मेरा सजेशन है, आपके लिए एडवांटेज होगा। अब मैं बोल रहा हूं कि नेटवर्क थ्योरम में थेवेनिन थ्योरम में कुछ नहीं रखा। थेवेनिन थ्योरम में मैं बोल चुका हूं किसी भी जगह पे आप थेवेनिन थ्योरम यूज कर सकते हो, कोई भी नॉर्मल से नेटवर्क में, इसलिए मैं बोला भी कि वहां पे थेवेनिन थ्योरम दोनों में यूज कर लो आप। नॉर्टन थ्योरम की जरूरत नहीं है, नॉर्टन थ्योरम में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जो मैं बोल रहा था कि नॉर्टन करंट जो होता है थेवेनिन वोल्टेज अपन थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। उसके बाद में सुपरपोजिशन थ्योरम की बात किया कि सुपरपोजिशन थ्योरम आपकी चॉइस है, आपको यूज करना है कि नहीं करना। हाँ, लेकिन पावर से रिलेटेड जो रिजल्ट है उसमें सुपरपोजिशन थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपको दे दिया गया एक रैंडम एक नेटवर्क नहीं दिया गया, एक बॉक्स दे दिया गया, बोला इस सोर्स के कारण इतना पावर होगा, उस सोर्स के कारण उतना पावर होगा, तो बताओ दोनों सोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे तो पावर कितना होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो फिर मैक्सिमम पावर ये होगा √P1 प्लस √P2 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा रिजल्ट पे बेस्ड है। अब इसमें एक और चीज होती है कि इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है। अगर मैं नेटवर्क थ्योरम की बात करूं तो एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में दो टाइप के फिगर होते हैं, एक डीसी नेटवर्क और एक एसी नेटवर्क। डीसी नेटवर्क दैट मीन द रजिस्ट्री नेटवर्क। जब आप रजिस्ट्री नेटवर्क की बात करते हैं तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम, उसमें अगर मैक्सिमम पावर अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होती है। अब क्यों होती है वो तो फिर पूरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का अपना खुद का कंसेप्ट है, लेकिन उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आरटीएच के बराबर होती है। तो जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो क्वेश्चन जितने भी फ्रेम होते हैं रजिस्ट्री नेटवर्क के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको आरटीएच आता है आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। हाँ, लेकिन जो दूसरा वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो इतना आसान नहीं है क्योंकि वो एसी सर्किट है। जब एसी सर्किट होता है तो फिर वेराइटी ऑफ चीजें होती है। एसी सर्किट में फिर बहुत अच्छे फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीजें वेरिएबल है। तो अगर नेटवर्क थ्योरम में अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की बात कर रहे हो तो मेरे को लगता है उसको आपको अच्छे से केयर करना चाहिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को। मैं वीडियो भी प्रोवाइड किया हूँ, अगर आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के वीडियो अगर देखोगे तो मेरे को लगता है कि मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस का स्टाइल प्रोवाइड किया हूँ। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एसी सर्किट का भी 1-2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ। तो मेरे वीडियो की भी आप अगर हेल्प ले रहे हो तो इज वेरी गुड, फिर आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सुन रहे हो, मेरे वीडियोज की हेल्प ले रहे हो तो मेरे को लगता है कि एडवांटेज आपको मिलना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में वही रहता है। उसके बाद जो एक थ्योरम बचता है आपके पास रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जिसपे बहुत कम क्वेश्चन आज तक फ्रेम हुए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम का बेसिक से कंसेप्ट पढ़ लो बस आप, कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम में जो भी रिस्पांस अपॉन एक्साइटेशन का रेशियो सेम होता है, इवन हम पोर्ट्स को इंटरचेंज करते। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में बस अगर आप कोचिंग में पढ़े होंगे तो कोई ना कोई आपको एक आधी क्वेश्चन कराया होगा, 5 मिनट में आपका काम खत्म हो जाएगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम का। अगर आप सेल्फ स्टडी किए होंगे तो आप एक आधी क्वेश्चन देखे होंगे, इतने सालों में बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रूमेंटेशन 2016 या 17 में बहुत ही सिंपल सा एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। वैसे वो क्वेश्चन रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बिना भी बन गया, लेकिन रेसिप्रोसिटी थ्योरम किसी को पता था तो उसका 5 सेकंड में वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको बस अलर्ट रहना है चीजों को लेके। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को बहुत इजीली आप कवर कर सकते हो, कोई भी उसमें बड़ी बात नहीं है ना। थोड़ा सा केयर करना होता है कि होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा केयर करना होता है कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को जब आप पढ़ रहे तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो डिफरेंट थ्योरम है उसमें जरूरत नहीं है, उसको पढ़ो ही मत। मिलमेंस थ्योरम है, ड्यूल ऑफ मिलमेंस थ्योरम है, कंपनसेशन थ्योरम है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम, उसकी जरूरत नहीं, वो सब नॉर्मल है, उसके बिना हर क्वेश्चन बन जाता है। बहुत स्पेशल उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि बाकी थ्योरम पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे को लगता है कि नेटवर्क थ्योरम में आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का एसी सर्किट वाला पार्ट का केयर करना चाहिए, और आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम का थोड़ा सा केयर करना चाहिए। अदरवाइज तो बेसिक कंसेप्ट और नेटवर्क थ्योरम अपने आप में एक साथ कवर करने वाला टॉपिक है, तो बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। तो मैं आपको दिया भी जो मैं बोलते जा रहा हूं, तो वो 2 क्वेश्चन दिया, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन दिया, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए। और आप मेरे वीडियोस का भी केयर करते हो, जो मैं इक्विपोटेंशियल की बात करता हूं, आप मेरे वीडियोस को देखते भी रहते होंगे, तो उस वे में भी मैं बात कर रहा हूं कि आप अच्छे से रिवाइज कैसे करोगे, चीजों को फास्ट मोड में कैसे रखोगे, तो आपको फटाफट पता होना चाहिए। नेटवर्क थ्योरी जो एक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है कि बहुत टाइम टेकिंग है। 2 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बस अच्छे से इसलिए बोला 2 दिन की, 2 दिन में बहुत अच्छे से आप केयर कर सकते हो। उसके बाद तो फिर आपको जब भी रिवाइज करना हो 2 घंटे में पलट लोगे चीजों को, ठीक है। अब जैसे 2 पोर्ट नेटवर्क की बात है, मैं देखता हूं कि कभी कभी स्टूडेंट लोग 2 पोर्ट नेटवर्क से भी परेशान होते हैं, जबकि 2 पोर्ट नेटवर्क बहुत ही सिंपल सी चीज है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 पोर्ट नेटवर्क में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। अब आपको जेड पैरामीटर का इक्वेशन, वाई पैरामीटर का इक्वेशन, एच पैरामीटर का इक्वेशन और एबीसीडी पैरामीटर का इक्वेशन पता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये इक्वेशंस ना पता हो। तो जेड पैरामीटर का इक्वेशन से, चाहे वाई पैरामीटर का इक्वेशन से, चाहे एच पैरामीटर या एबीसीडी पैरामीटर, इन चारों का इक्वेशन अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना याद रहेगा, एकदम लंबे समय तक याद रहेगा, इतना डरने की नीड ही नहीं है। आप इक्वेशन को जब लिखते हो, जैसे कि मैं जेड पैरामीटर का इक्वेशन लिख रहा हूं, तो v1 = Z11I1 + Z12I2,
ये V2 इक्वल टू Z21I1 प्लस Z22I2। तो ये फीलिंग वाली चीज है, बेसिक आपके पास रहना चाहिए। एडमिटेंस पैरामीटर लिख रहे हो तो करंट और वोल्टेज इंटरचेंज हो गया, Y11 V1 प्लस Y12 V2, ये I2 का इक्वेशन आ गया, Y21 V1 प्लस Y22 V2, ये करंट और वोल्टेज इंटरचेंज हो गए। अगर आप H पैरामीटर का इक्वेशन लिख रहे हो तो V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, आउटपुट करंट जो है वो I2 है, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2, ये तो ये पूरा का पूरा वोल्टेज का इक्वेशन है, पूरा का पूरा करंट का इक्वेशन है। ये एच पैरामीटर कॉम्बिनेशन है, इनपुट के वोल्टेज का इक्वेशन है और आउटपुट करंट का इक्वेशन है। और अगर मैं एबीसीडी पैरामीटर ट्रांसमिशन पैरामीटर की बात करूं तो V1 इक्वल टू AV2 माइनस BI2 और I1 इक्वल टू CV2 माइनस DI2, दिस वन। ये बस एबीसीडी पैरामीटर, चारों इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, आपको सॉल्व करते आना चाहिए बहुत ही अच्छे फॉर्म में। तो बस इतना ही क्वेश्चन है। तो टू पोर्ट नेटवर्क में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं टू पोर्ट नेटवर्क की बात भी करूं तो आप कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल फॉर्म में। मैं अगर 3 क्वेश्चन आपको दे दूं, 3 to 4 क्वेश्चन, उतने में आप अप्लाई कर लो, उतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको देखना है तो मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन दे देता हूं। मैं बोलता हूं चलो ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये क्वेश्चन देता हूं मैं, दिस वन। ये चलिए क्वेश्चन दे दिया, ये 1 ओम, ये 2 ओम, 3 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम। चलिए ये क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इसमें क्या करो, आप जेड पैरामीटर निकालो, यस। इसमें आप वाई पैरामीटर निकालो, इसमें आप एच पैरामीटर फाइंड आउट करो, इसमें एबीसीडी पैरामीटर फाइंड आउट करो, ठीक है। जी पैरामीटर की बात इसलिए नहीं की क्योंकि अगर आपको एच पता है तो एच का इनवर्स ही जी होता है, और एबीसीडी इनवर्स का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका इनवर्स निकाल लो। इसलिए 4 पैरामीटर से आपका काम हो जाता है। तो आपको जी पैरामीटर और एबीसीडी इनवर्स का केयर करने की जरूरत नहीं, इसका इनवर्स ही एबीसीडी इनवर्स होता है और एच का इनवर्स ही जी पैरामीटर होता है। तो 4 पैरामीटर आप इसके लिए फाइंड आउट कर लो। फिर आप देख लो कि देखो ये नेटवर्क जो है रजिस्ट्री नेटवर्क है तो रेसिप्रोकल तो होगा। अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो फिर तो आपको पता होना चाहिए कि फिर तो Z12 इक्वल टू Z21 आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। फिर आपको तो पता होना चाहिए Y12 इक्वल टू Y21 आएगा, आएगा ही। जब आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो H12 की वैल्यू माइनस H21 के बराबर आएगा, यस। फिर आपको पता होना चाहिए कि AD माइनस BC की वैल्यू 1 के बराबर आएगा, ये बिल्कुल ऐसा आना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी कंडीशन है, ये एक ऑल रजिस्ट्री नेटवर्क आर रेसिप्रोकल नेटवर्क, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो आप ये सॉल्व करो और चेक करो, हो गया आपका काम। देखो आपके पास रेसिप्रोसिटी हो गया। ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है क्या? नहीं। क्यों सिमेट्रिकल नेटवर्क नहीं है? 1 2 3 1 2, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, वो 2 है, तो सिमेट्रिकल नहीं है। अब सिमेट्रिकल नहीं है तो आपके पास सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो आप एक क्वेश्चन ये सॉल्व करो और ये चारों निकालो, यकीन मानिए आपको बहुत एडवांटेज होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 लिया मैं, इसको आप सॉल्व कर डालो, फटाफट पेन कॉपी निकालो और सॉल्व कर डालो एक ही बार में। मैं जितना बोल रहा ना उतने से आपका काम हो जाएगा। फिर आप नया क्वेश्चन लो, नया क्वेश्चन में क्या करो, इस वाले को 2 ओम करो और इस वाले को 1 ओम करो। अब देखो, अब क्या देखना है, अब आपको देखना है भाई तो सिमेट्रिकल भी है, रेसिप्रोकल तो होगा। इसका मतलब है कि फिर इस वाले फिगर में तो ये तो सिमेट्रिकल भी है, और अगर ये सिमेट्रिकल भी है तो Z11 की वैल्यू Z22 के बराबर आएगा, Y11 की वैल्यू Y22 के बराबर आएगा। फिर अगर आप इसकी बात करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ H, दैट मींस H11 S22 माइनस H12 S21 इज इक्वल टू 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ H 1 आएगा और A इक्वल टू D आएगा एबीसीडी पैरामीटर में। ये भी सेटिस्फाइड करेगा और रेसिप्रोकल तो सेटिस्फाइड करेगा। 2 क्वेश्चन एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में लगभग आपकी चीजें कवर हो गई। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो सब एग्जाम का फेवरेट पार्ट है। तो इतना आपको, तो मैं बोल रहा हूं कि जब तक आप खुद के लिए प्लान नहीं करोगे तब तक चीजें कैसे होगी। अब एक टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, अब टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो भाई वो आपको जेड पढ़ाएगा, उसके बाद वाई पढ़ाएगा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि वो एक साथ पूरा एक ही क्वेश्चन अप्लाई करेगा, ऐसा कौन करता है? ऐसा नहीं करता, सब लोग ऑर्डर से पढ़ाते जाते हैं। तो मैं बोल रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में आप चीजें अप्लाई करो, क्योंकि आप रिवीजन कर रहे हो, और रिवीजन कर रहे हो तो आपको खुद बिलीव होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं बोला है 2 क्वेश्चन लिया और 2 क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। अगर आपको लगता है कि ठीक है ये तो आपके पास ऐसा सॉल्व हो गया इक्वेशन वाइज है, एक आधी बस आप एक क्वेश्चन ले लो। डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क का मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, एक डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क का क्वेश्चन देता हूं जिसमें आके आप सब कुछ फाइंड आउट कर लो, हो गया आपका काम। ये मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ये देखो डिपेंडेंट सोर्स भी दे रही है,
एक रैंडम क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, V1 I1 V2 I2 डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क है, और मैं बोल रहा हूँ इस फिगर में आप Z पैरामीटर निकालो, इस फिगर में Y निकालो, इस फिगर में H निकालो, इस फिगर में ABCD निकालो। बस ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। उसके बाद देखो ना, हो गया टू पोर्ट नेटवर्क। फिर आपके पास देखो रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये सब चीजें क्या है, ये सब पहला बेसिक जो पढ़ रहे थे, नेटवर्क थ्योरम जो पढ़ रहे थे, टू पोर्ट नेटवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करे, सबका जो फीलिंग है वो सेम है। फीलिंग मतलब नोट के बारे में सोचना, केवीएल के बारे में सोचना, डेफिनेशन से रिलेटेड बात कर पाना। तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ तो जाना पड़ेगा, तभी तो चीजें अच्छे फॉर्म में होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हो जाएगा आराम से। अब अगर आपको लगता है कि टू पोर्ट नेटवर्क में देखो इस टाइप के मैं क्वेश्चन दे दिया, 2 एग्जांपल ये दे दिया, ये एग्जांपल है, मेरे को पता है कि डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क है तो रेसिप्रोकल नहीं होगा, तो नॉन रेसिप्रोकल नेटवर्क, सिमेट्रिकल तो हो नहीं सकता आपके पास, क्योंकि दिख ही रहा है सिमेट्रिकल नेटवर्क है ही नहीं। तो आपको आराम से प्रॉपर्टी के साथ भी जाना चाहिए, आपको कैलकुलेशन के साथ भी जाना चाहिए, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आपको लगता है कि चलो आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और मैं दे देता हूं, जिस क्वेश्चन को आप अप्लाई करोगे। तो मैं बोल रहा हूं कि जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं वो लोग बहुत अच्छे फॉर्म में रिवाइज कर सकते हैं, बस उनको पता होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उन्हीं क्वेश्चन को देख लो। सपोज करो ये आपके पास है, ये देखो मैं ट्रांसफॉर्मर दे दिया, और 2 सीरीज में एलिमेंट भी लगा दिया। ये लो, ये देखो 1 ओम, ये 2 ओम, ये V2, ये I2, ये V1, ये I1, ये। और मैं बोल देता हूं कि इसका रेशियो भी लिख देता हूं मैं 1:3, ये 1:3 भी लिख दिया। अब क्या करो, अब आपको क्लियर रहना चाहिए कि आपको अगर देखना है ध्यान से, तो आप एक ट्रांसफार्मर लो, एक ट्रांसफार्मर, सिंपल एक ट्रांसफार्मर लो, 1:3 का एक ट्रांसफार्मर लिए, ये ट्रांसफार्मर, ये टू पोर्ट नेटवर्क, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज V1 और करंट I1, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज V2 और करंट I2, देख रहे टू पोर्ट करंट। इसका आप H पैरामीटर निकालो भाई, इसका ABCD पैरामीटर निकालो, H पैरामीटर निकालो, ABCD पैरामीटर निकालो, और आपको पता है रेसिप्रोकल नेटवर्क होता है एक बेसिक ट्रांसफार्मर, तो रेसिप्रोसिटी कंडीशन सेटिस्फाइड भी करेगा। H निकाल लो, ABCD पैरामीटर निकालो, ये एक एग्जांपल हुआ। उसके बाद क्या करो, देखो 1 ओम लगा लो। अब 1 ओम लगाने से प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज और ये वोल्टेज तो अलग हो गया, ये V1 नहीं हो सकता, ये V2 नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो उसको तो बहुत अच्छे से यूज करते आना चाहिए। यहाँ पे एक वोल्टेज एज्यूम करो, यहाँ पे एक वोल्टेज एज्यूम करो, करंट तो सेम, I1 और I2 तो करंट हो गई। अब देखो इसका निकालो ना, इसका H पैरामीटर फाइंड आउट करो, इसका ABCD पैरामीटर फाइंड आउट करो, और रेसिप्रोकल नेटवर्क है तो रेसिप्रोसिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल हो गया। ये क्वेश्चन ले लो आप, 1 और 2 ओम। आपको लगता है कि आपको बहुत बेटर फॉर्म में देखना है, इस 1 ओम और इस 2 ओम को ना आप ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर लो। नया क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इस 1 ओम को यहां कनेक्ट करो, इस 2 ओम को यहां कनेक्ट करो। इस बार ना वोल्टेज सेम है, इस बार करंट सेम नहीं होगा। इस बार जो करंट है वो करंट एज्यूम करना पड़ेगा यहां, और यहां पे करंट एज्यूम कर लो आप। इस बार वोल्टेज सेम है। देखो तीसरा क्वेश्चन हो गया। आपको लगता है एक बार आप क्या करो, एक बार एक एलिमेंट को सीरीज में ले लो, एक एलिमेंट को सीरीज में ले लो 1 ओम को, और इसको पैरेलल में रहने दो। यहां पे करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग होगा, वहां पे वोल्टेज सेम है, वहां पे करंट अलग होगा। देखो चौथा एग्जांपल ले लिया, 4 एग्जांपल ले लिया मैं तुरंत। एक बेसिक सा ट्रांसफार्मर लिए जिसमें H और ABCD पैरामीटर निकाले, जिसमें रेसिप्रोसिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। 2 रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में, मेरे को पता है इस बार तो मैं वोल्टेज चेंज कर लिया। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, इस बार करंट चेंज कर लिया। एक बार सीरीज में लगाया, एक बार पैरेलल लगाया, एक के लिए करंट चेंज किया और एक के लिए, इसके लिए करंट सेम है और इसके लिए वोल्टेज सेम है। अभी भी H और ABCD निकालो, इन चारों एग्जाम्पल में रेसिप्रोसिटी की कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। क्लियर, सब में H और ABCD पैरामीटर निकालो। क्लियर, क्योंकि Z पैरामीटर और Y पैरामीटर एक नॉर्मल से ट्रांसफार्मर के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहां पे चेक कर लेना कि यहां पे आप क्या क्या कर सकते हो करके। अगर कोई एक्सटर्नल अगर रेजिस्टेंस लगा दे रहा है सीरीज और पैरेलल में, तब Z और Y पैरामीटर निकाला जा सकता है कि नहीं। ऐसा करके यार एनालिसिस करना होता है, ठीक है। ऐसा कोई करवाएगा नहीं आपको, लेकिन आपको अपने लिए तो प्लान करना होगा। हो गया आपका, इतने में तो काफी है, पूरा का पूरा टू पोर्ट नेटवर्क ही कवर हो गया इस फॉर्म में सोचने से ही। क्योंकि आप ऐसे करने से आपका थॉट प्रोसेस काम करेगा। मेरे को सोचना कैसे, सॉल्व कैसे करना है, ऐसा आप सोचो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बोल रहा हूं मैं। अब देखो आपके पास ये हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा इंटरकनेक्शन आप टू पोर्ट नेटवर्क किसी को आना चाहिए, बहुत ज्यादा। आपको पता होना चाहिए कि जो दो आपके पास अगर सीरीज में कनेक्टेड है 2 नेटवर्क, तो उनका Z पैरामीटर ऐड होता है। 2 नेटवर्क अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, उनका Y पैरामीटर ऐड होता है। 2 नेटवर्क अगर कैस्केड में है तो ABCD पैरामीटर मल्टीप्लाई होते हैं। अगर आपके पास अगर एक नेटवर्क में अगर आपके पास 2, अगर मैं बात करूं कि सीरीज पैरेलल कनेक्शन है,
सीरीज पैरेलल कनेक्शन मतलब इनपुट में सीरीज और आउटपुट में पैरेलल है तो एच पैरामीटर ऐड होते। तो ऐसा करके जो इंटरकनेक्शन आप टू पोर्ट नेटवर्क उनके फिगर बना के रख लो, मतलब आपको बता खुद आना चाहिए कि दो नेटवर्क जब सीरीज में कनेक्टेड होते तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जब दो नेटवर्क पैरेलल में होते तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, दो नेटवर्क जब कैस्केड में होते तो उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और जब मैं सीरीज पैरेलल में एच पैरामीटर को ऐड करता हूं तब कैसे होता है। ऐसे करके अरेंजमेंट बना लो, क्योंकि जब भी ना ऐसे इंटरकनेक्शन के क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट देते हैं, बस उनको ये देखना है कि भाई आपको समझ आ रहा है क्या कि जो दो नेटवर्क है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर उस केस में क्या है दोनों का जेड निकाल के आपको ऐड करना है, आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दो नेटवर्क पैरेलल में है तो दोनों का वाई पैरामीटर निकाल के ऐड करना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन टफ नहीं देते वो लोग, बस वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको इतने अच्छे फॉर्म में पता है इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, हो गया आपका, तो टू पोर्ट नेटवर्क भी खत्म हो गया। स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर है ये ना सिर्फ लिखने वाली चीजों पर डिपेंडेंट है, नेटवर्क थ्योरम, टू पोर्ट नेटवर्क और बेसिक कंसेप्ट, और तीनों का फीलिंग एक साथ है। तो जब आप वर्कआउट करें इन तीनों पार्ट को एक ही बार में एग्जीक्यूट करें, मतलब एक बार में बैठा और अगले 3 घंटे 4 घंटे तक ना सिर्फ यही करते रहा, 3 to 4 आवर्स एक सिटिंग में ये तीनों चैप्टर खत्म होना चाहिए, सिंगल सिटिंग में। तो इस सिंगल सिटिंग में अगर तीनों चैप्टर आप रिवाइज जब भी कर रहे हो आपके पास, आपको मैं तो एग्जांपल दे दिया कि अगर किसी को क्वेश्चन की कमी हो तो क्वेश्चन मैं जो दिया वही क्वेश्चन ले ले, किसी के पास खुद के क्वेश्चन हो तो खुद के क्वेश्चन में अप्लाई कर ले, बट मैं ये गुड क्वेश्चन बोला फुल कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई कीजिएगा ना। जिन लोग रिविजन कर रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि मेरे को कैसे फटाफट रिविजन करना है, ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में दे दिया। आप अपने दोस्त को भी क्रॉस चेक भी कर सकते हो, या आप ये यूट्यूब अब जो वीडियो देख रहे हो इसमें कमेंट्स में भी डाल सकते हो कि इस क्वेश्चन का ये आंसर था, इस क्वेश्चन का ये आंसर था, आपको क्रॉस चेक भी हो जाएगा। जिन लोगों को बहुत आता होगा और जो लोग गेट का एग्जाम नहीं देने वाले होंगे उनको अगर आता होगा वो लोग भी अपना आंसर देख के बता सकते हो कि इनका ये आंसर आ रहा था, लोगों को हेल्प हो जाएगी कि क्रॉस चेक करने के काम आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी चॉइस है। अब मैं बात कर रहा हूं कि ये हुआ पहला पार्ट जिसमें कि मैं बोला कि एक सिटिंग में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इस पहले पार्ट को बहुत अच्छे से आप कवर करना, क्योंकि नेटवर्क की फीलिंग है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, जबरदस्ती हम डरते। इस पूरे के पूरे पार्ट में सिर्फ मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का जो कंसेप्ट बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने सब के लिए आप YouTube के वीडियो की हेल्प भी ले सकते हो, किसी भी जगह पे आपको सोचना कैसे, टू पोर्ट नेटवर्क में सॉल्व कैसे करते, वो सब भी मैं वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। तो इन 3 चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड किया हूँ, बहुत ही अच्छे फॉर्म में मैं ट्राई किया हूँ, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। और अगर आपको सब आता है तो रिवीजन मोड मेरे अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, अब आपके पास ना 2 पार्ट बचे, एक आपके पास ट्रांजिएंट और साइनसॉइडल स्टडी स्टेट वाला बचा है, और फिर एक एसी एनालिसिस वाला बचा है कि इन जगह पे कैसे करना चाहिए और इन जगहों को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैं अगर आपको अगर बात करना है तो मैं आगे की बात कर देता हूं कि कैसे आपको बाकी जगह पे भी प्लान करना चाहिए, बाकी जगह पे भी कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू में इसको भी बता देता हूं कि कैसे करना है। तो नेक्स्ट मैं डिस्कशन को जो कंटिन्यू करता हूं, तो नेक्स्ट आपके पास है ट्रांजिएंट एनालिसिस। ये एक नेटवर्क का बहुत डोमिनेटिंग पार्ट है और ये लोगों को आना चाहिए बहुत ही अच्छे फॉर्म में। सिर्फ नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नेटवर्क में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, बट ओवरऑल भी एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जब होता है तो जब वो पावर टाइम्स पढ़ता है तो उसको हर जगह इंडक्टर की जरूरत पड़ती रहती है। तो ट्रांजिएंट का कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इलेक्ट्रॉनिक्स एक आईएन का स्टूडेंट है, वो एनालॉग सर्किट में बहुत बार जरूरत पड़ती है। तो ट्रांजिएंट और साइनसॉइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ नेटवर्क थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इन जनरल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आपको अच्छे से देखना है तो मैं ना एक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांजिएंट आपको दिया था। इंट्रोडक्शन ऑफ जो ट्रांजिएंट में प्रोवाइड किया था इज वेरी गुड, कोई भी देख सकता है, बहुत ही अच्छे फॉर्म में दिया था कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे हैंडल करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर को, कैसे आप ट्रांजिएंट की इक्वेशन को यूज करते हैं। आपको बस ट्रांजिएंट एनालिसिस में आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी अगर मैं करंट की इक्वेशन लिख रहा हूँ आई ऑफ टी, तो आई ऑफ टी इक्वल टू अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फाइनल वैल्यू है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये इनिशियल वैल्यू है I0 प्लस माइनस आई इनफाइनाइट e रेस्ट पर माइनस टी माइनस टी नॉट अपॉन टाउ, ये वे टी ग्रेटर देन टी नॉट। सपोज करिए करंट का इक्वेशन है और किसी भी वोल्टेज का इक्वेशन है, कोई भी वोल्टेज वी ऑफ टी, तो वी इनफाइनाइट प्लस वी जीरो प्लस माइनस वी इनफाइनाइट ई रेस्ट पर माइनस टी नॉट अपॉन टाउ। दिस इक्वेशन, इसको अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। इस इक्वेशंस को आपको पता होना चाहिए कि जो स्विचिंग है वो टी इक्वल टू टी नॉट पे हो रहा है, टी इक्वल टू टी नॉट पे स्विच क्लोज हो रहा है, अभी तो क्लोज बना दिया, स्विचिंग हो रहा है, चाहे वो क्लोज से ओपन हो रहा है, चाहे ओपन से क्लोज हो रहा है, चाहे फिर वो वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट में शिफ्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, अभी तो मैं क्लोज बना दिया स्विच को टी इक्वल टू टी नॉट पे। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर एनी फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क विथ फाइनाइट टाइम कांस्टेंट।
तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर एक सीरीज आरएल नेटवर्क है, एक पैरेलल आरएल नेटवर्क है, एक सीरीज आरसी नेटवर्क है, एक पैरेलल आरसी नेटवर्क है, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क होना चाहिए। तो ये इक्वेशन जो होना चाहिए आपके पास इज द फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क, फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क और विथ फाइनाइट टाइम कांस्टेंट, विथ फाइनाइट टाइम कांस्टेंट। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। ये 99% क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है, क्योंकि 99% जो कवरेज है हम जो पढ़ते हैं ट्रांजिएंट, वहां पे फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क और फाइनाइट टाइम कांस्टेंट रहता है और आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। बहुत बार आपको दिखेगा कि जो स्विचिंग है आपके पास, ओपन से क्लोज होना या क्लोज से ओपन होना, अभी तो मैं क्लोज कर रहा हूं, ये t इक्वल टू 0 पे होता है। तो मैक्सिमम एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं t इक्वल टू 0 पे आते हैं, तो आप t0 की जगह पे आप 0 पुट कर सकते हो। तो t0 इक्वल टू 0 हो गया और t0 इक्वल टू 0 हो गया, तो जैसे मैं t0 की जगह 0 पुट करूंगा तो ये t0 चला जाएगा और फिर t0 चल जाएगा तो फिर e रेज़ पावर माइनस t अपन टाउ आ जाएगा और ये जो इक्वेशन से t ग्रेटर देन 0 के बाद हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो गया। आपको बहुत बेस्ट फॉर्म में आना चाहिए चीजें। और जब मैं बोल रहा हूं कि ये जो करंट का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन किसके लिए होगा? ये करंट का इक्वेशन एक रजिस्टर के करंट के लिए इक्वेशन के लिए हो सकता है, ये इंडक्टर के करंट का इक्वेशन हो सकता है, ये कैपेसिटर के करंट का इक्वेशन हो सकता है, ये किसी भी करंट के लिए हो सकता है। आपको ये नहीं सोचना है कि रजिस्टर का करंट ये नहीं हो सकता। ऑल रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, प्रॉपर्टी इज वेरी डिफरेंट कि इंडक्टर के करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपेसिटर के करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रजिस्टर के करंट की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो वो बहुत ही आपको क्लियर होना चाहिए कि हम प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं। जैसे ये वोल्टेज है, तो ये दिस वोल्टेज इज वैलिड फॉर रजिस्टर वोल्टेज, कैपेसिटर वोल्टेज, इंडक्टर वोल्टेज, इतना ही तो चीजें होते हैं और कुछ तो होता नहीं है। तीनों वोल्टेज और तीनों करंट, ये सब ट्रांजिएंट का इक्वेशन वैलिड होता है। हाँ, प्रॉपर्टी इज डिफरेंट की प्रॉपर्टी, अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिर्फ इंडक्टर करंट की होती है, IL0 प्लस इक्वल टू IL0 माइनस, बस इसी के लिए होगा। अगर मैं रजिस्टर की बात करूं तो रजिस्टर में करंट कभी भी सेम नहीं होता है, IR0 प्लस इज नॉट इक्वल टू IR0 माइनस। कैपेसिटर में करंट की बात करूं तो कैपेसिटर करंट नहीं होता आपके पास सेम, नो प्रॉब्लम, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये प्रॉपर्टी इसके लिए नहीं होता, इसके लिए होता, उससे इक्वेशन का क्या लेना है? इक्वेशन तो हो गई आपके पास, तीनों के लिए इक्वेशन वैलिड होता है। जैसे आपके पास वोल्टेज की बात करूं तो फिर कैपेसिटर का वोल्टेज की प्रॉपर्टी होती है VC0 प्लस इज इक्वल टू VC0 माइनस। इंडक्टर वोल्टेज की बात करूं तो इंडक्टर वोल्टेज अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ये कोई रजिस्टर की वोल्टेज की बात करूं तो रजिस्टर वोल्टेज क्यों फॉलो करेगा? नहीं करेगा। बट दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर ऑल, ये आपको पता होना चाहिए। जब मैं ट्रांजिएंट की इक्वेशन की बात करता हूं तो पूरा का पूरा आपका एफर्ट ना इन्हीं इक्वेशन पे चला जाना चाहिए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं इन्हीं को लिखो ना, बार बार एक रफ कॉपी निकालो, इन्हीं को लिखो बार बार, ये सब चीजों पॉइंट्स को नोट करते जाओ। आपको पता होना चाहिए कि ये फाइनल वैल्यू है, दिस द फाइनल वैल्यू। आपको पता होना चाहिए इनिशियल वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट है, बस ये टाउ, दैट मीन द टाइम कांस्टेंट। तो तीनों चीज में तो कमांड करना है, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और टाइम कांस्टेंट, इन्हीं में तो कमांड करना है। और कई बार तो क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाता है फाइंड द टाइम कांस्टेंट, आपको कमांड है तो टाइम कांस्टेंट आप निकाल ही लोगे। कभी पूछा जाता है फाइंड द इनिशियल वैल्यू, आपको कमांड है तो आप इनिशियल वैल्यू निकालोगे। आपको पूछा जाता है फाइंड द फाइनल वैल्यू तो आप फाइनल वैल्यू निकालोगे। तो आपको ओवरऑल इन इक्वेशन को यूज करते आना चाहिए, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व भी कर रहा हूं यूट्यूब में, ट्रांजिएंट के कुछ गुड क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहा हूं जिससे आप एडवांटेज ले सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि कब अप्लाई होगा। अब आपको ये ट्रांजिएंट का इक्वेशन 99% जगह अप्लाई हो जाता है, बट कब अप्लाई नहीं होगा? अगर आपके पास टाइम कांस्टेंट अगर आर ही नहीं है, अगर आर की वैल्यू 0 है या आर की वैल्यू इनफाइनाइट ये, तो फिर तो टाइम कांस्टेंट जो होगा वो फाइनाइट नहीं होगा। टाइम कांस्टेंट अगर फाइनाइट नहीं है तो फिर ये इक्वेशन अप्लाई नहीं करना है, दिस ट्रांजिएंट इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ये इसका मतलब एक आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस नहीं है, एक आइडियल करंट सोर्स है, वहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे फिर आपको ये वाला ट्रांजिएंट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर मैं बोलूं कि आरएलसी नेटवर्क, एक सेकंड ऑर्डर नेटवर्क, आरएलसी नेटवर्क चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, ये तो सेकंड ऑर्डर हो गया, तो सेकंड ऑर्डर के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। इसका आरएलसी नेटवर्क, सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी, उसके लिए ट्रांजिएंट इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके पास आर की वैल्यू 0 है, आर की वैल्यू इनफाइनाइट है, अगर फिगर में आर ही नहीं है तो ट्रांजिएंट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन जगह पे क्या करना है? इन जगह पे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है, इन जगह पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करना है। तो देखा जाए तो ऐसा देखने में लगता है कि ये ज्यादा टफ है उससे, बट ये ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करोगे तुरंत क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। इस जगह पे देखने में कभी भी टफ लगता है, लेकिन जब लाप्लास यूज करोगे, लाप्लास का सबसे बिग एडवांटेज, लाप्लास कंसेप्ट को पूरा का पूरा इधर उधर कर देता है, कंसेप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार आपको बस पता होना चाहिए इनिशियल वैल्यू क्या है, आपको सर्किट पता होना चाहिए, आप लाप्लास लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर आएगा। कोई ऐसा केस जिसमें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नॉट एप्लीकेबल, या अपन बोले कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आंसर गलत तो नहीं आ जाएगा, कोई केस ही नहीं है। तो इन सब जगह पे आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। जहां पे भी आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप मान लो क्वेश्चन ना 20-25 सेकंड में सॉल्व होने वाला है, इज वेरी गुड। बस आपको रेडी रहना है कि चलो अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता हूं। आपको दिखा कि सेकंड ऑर्डर नेटवर्क है, सीरीज आरएलसी है, पैरेलल आरएलसी है, और आपको लग रहा है कि मेरे को सॉल्व करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सभी मैं सॉल्व किया हूं बोला। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस में ना दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिएंट इक्वेशन को कैसे यूज करना है और ये ट्रांजिएंट इक्वेशन कब यूज नहीं करना है। अब अगर आप बोल दोगे कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा दोगे भाई आप कैपेसिटर के क्रॉस में, या एक आइडियल करंट सोर्स से कैपेसिटर को कनेक्ट कर दोगे, तो फिर कैसे हो पाएगा?
फिर तो आपको अच्छे से आना चाहिए। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं कि आपके पास ये इस टाइप में आपके पास की 2 कैपेसिटर है, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये यहाँ पे कोई वोल्टेज लगा हुआ है, ये कोई वोल्टेज लगा हुआ है आपके पास, ये 10 वोल्ट लगा हुआ है। बताओ स्टडी स्टेट में ये 1 फैरेड है, 2 फैरेड है, बताओ इसका स्टडी स्टेट में इसका वोल्टेज कितना होगा। तो ट्रांजिएंट इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल हियर बिकॉज देयर इज नो आर, यहाँ पे कोई आर है ही नहीं आपके पास, तो टाइम कांस्टेंट नहीं, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाओ, या फिर आपको पता होना चाहिए कि ये तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से भी सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सॉल्व हो जाएगा, ट्रांजिएंट इक्वेशन एप्लीकेबल है ही नहीं। सिमिलरली तो जब भी कोई आइडियल वोल्टेज सोर्स ना 2 कैपेसिटर के साथ में आप लगा देते हो, वोल्टेज डिवाइडर रूल से आप आंसर बता दोगे, स्टडी स्टेट वोल्टेज बोला जाए तो भी, चाहे फिर बोला जाए कि इनिशियल वैल्यू कितना होगा आपके पास मोमेंटम टाइम पे, और ये तो कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो भी नहीं कर पाएगा, कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ फॉलो भी नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर मैं एक करंट सोर्स लगा दूं, एक आइडियल करंट सोर्स लगा दूं और 2 पैरेलल में इंडक्टर लगे हुए, 2 पैरेलल में अगर इंडक्टर लगे हुए, ये 2 पैरेलल में इंडक्टर लगे हुए 1 हेनरी और 2 हेनरी के, और पहले से इसमें इनिशियल करंट अगर 0 था और ये 10 एम्पियर का अगर मैं लगा दिया और स्विच पहले आपके पास ऐसा था और फिर t = 0 पे स्विच क्लोज कर रहा हूं, तो अगर मैं बोलूं कि बताओ 0 प्लस पे इंडक्टर करंट कितना होगा, तो 0 एम्पियर नहीं होगा। जैसे मैं t = 0 पे स्विच क्लोज करूंगा, इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको पता भी होना चाहिए कि इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को कब फॉलो नहीं करता है। अगर आप आइडियल करंट सोर्स लगा दोगे, इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ये t = 0 पे स्विच क्लोज कर दिया। कैपेसिटर के पास इनिशियल वोल्टेज जो था वो पहले 0 वोल्ट था। अब अगर कोई बोले कि 0 प्लस पे कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं बोलूं कि बताओ इस वाले पे ये Vc1 है, बताओ Vc1 0 प्लस की वैल्यू कितना होगा, तो कोई बोलेगा कि वी नो दैट Vc0 प्लस इक्वल टू Vc0 माइनस, और आंसर विल बी 0 वोल्ट बिकॉज कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है। रॉन्ग हो गया, क्योंकि Vc1 0 प्लस की वैल्यू आपके पास पता है, Vc1 0 प्लस की वैल्यू अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो 10 वोल्ट मल्टीप्लाई होगा अपोजिट कैपेसिटेंस में 10 × 2 डिवाइड बाई 1 + 2, इसका मतलब है 20/3 वोल्ट है Vc1 0 प्लस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि Vc1 इनफाइनाइट कितना होगा, वो भी सेम 20/3 वोल्ट। तो ऐसी ऐसी चीजों का भी आइडिया होना चाहिए। तो मेरे को लगता है कई बार पढ़ते पढ़ते लोगों को इतना अच्छे फॉर्म में आइडिया नहीं हो पाता है। तो ऐसी जगह पे इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, ऐसी जगह पे कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब इंडक्टर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, कब कैपेसिटर अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आपको अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि इंडक्टर स्टडी स्टेट में कब नहीं जाता है। हम जानते हैं ना कि इंडक्टर स्टडी स्टेट में शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कब इंडक्टर स्टडी स्टेट में जाके शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। सबको पता है कि कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है, कम लोगों को पता है कि कैपेसिटर ओपन सर्किट कब नहीं होगा। ऐसा क्या करोगे कि स्टडी स्टेट पे रखने के बाद भी कैपेसिटर ओपन सर्किट नहीं होगा? ऐसा क्या करोगे कि इंडक्टर स्टडी स्टेट में रखने के बाद भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? यही तो मजा है। तो ट्रांजिएंट इज वेरी गुड। ट्रांजिएंट का जो टॉपिक है, ट्रांजिएंट का जो कंसेप्ट इज वेरी वेरी गुड कंसेप्ट। इतना बेस्ट फॉर्म में आपको आना चाहिए तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि आराम से अपना प्लान करें। जो आप रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन के समय में आप ऑर्डर से ना पढ़ें, अपने ब्लैंक पेज में लिखना चालू करें। जो जो चीज़ें आप जानते हो उस पॉइंट को नोट करें। किसी भी एक क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर लो, उसी एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करने का ट्राई करो, आपको मजा आएगा। तो ट्रांजिएंट एनालिसिस जो है, और क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, देखो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें ऐसा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन ना फ्रेम किया जा सके कि लोगों से, सभी लोगों से बन जाए। हम अगर मैं चाहूँगा कि एक नेटवर्क का कोई भी टॉपिक ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर लूँ जो कि लाखों लोगों से ना बने, सिर्फ 10-15 लोगों से तो ऐसा फ्रेम किया जा सकता है। तो उसके लिए किसी को वरी करने की जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक का एकदम से टफ क्वेश्चन अगर फ्रेम हो गया, किसी भी टॉपिक का एकदम से टफ क्वेश्चन फ्रेम हो गया, अवॉइड। ठीक है, वो तो 10, 12, 15, 50 लोगों के लिए फ्रेम है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत कम फ्रेम होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते, 2, 4, 5 क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पूरे पेपर में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन बनना चाहिए, और उसके लिए बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते जाते। तो मैं बोल रहा हूं कि ट्रांजिएंट की इक्वेशंस कैसे यूज करते, कहां यूज करते, कहां यूज नहीं करते, कहां टाइम कांस्टेंट की कंसेप्ट को अच्छे से देखते, कहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म को यूज करना ही चाहिए आपको। ये बेसिक चीजों को आइडिया के साथ आपको जानना चाहिए आगे। नेक्स्ट है साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस। साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस और जो फेजर डायग्राम वाला जो पार्ट है, वो आप उसको एक साथ भी कवर कर सकते हो। कैसे कवर कर सकते हो? आपको अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए। जैसे साइनसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस में कुछ भी नहीं है। ये एग्जाम का जो क्वेश्चन, ये बहुत टफ टॉपिक भी बनाया जा सकता है, लेकिन कोई भी टफ नहीं बनाता क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आ जाता है। अगर आपको बोल दिया जाए कि देखो आपके पास एक आरसी नेटवर्क है, दिस इज द आरसी नेटवर्क, ये, और बोल दिया जाए कि देखो आपके पास एक सिग्नल है, दिस वन, ये 10 sin t, ये एक वोल्टेज, ये 1 ओम, ये 1 फैरेड, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है आपके पास, ये कैपेसिटर का वोल्टेज कितना होगा। तो ये साइनसोइडल, जब भी आप साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई करते हो किसी भी नेटवर्क में, तो किसी भी ब्रांच के करंट या वोल्टेज को आप साइनसोइडल स्टडी स्टेट करंट और साइनसोइडल स्टडी स्टेट वोल्टेज बोलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं रखा रहता है। लगभग ये क्वेश्चन कैसे है, जैसे कंट्रोल सिस्टम में आपको बोला जाए कि एक ब्लॉक है, इसका ट्रांसफर फंक्शन 1/s+1 है। बताओ इनपुट आपके पास है xt = xt,
अब कंट्रोल सिस्टम है तो इनपुट के फॉर्म में रहेगा 10 sin t, और बताओ y t कितना होगा, ये आपके पास अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। जब भी आप साइनसोइडल की बात करते हो आपको फ्रीक्वेंसी का आइडिया होना चाहिए कि जो अप्लाइड इनपुट सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है। इसका फ्रीक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकंड है, ये 1/s+1 है। अब 1/s+1 में अगर मैं s की जगह j पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करना है और ओमेगा की जगह 1 है तो 1/1 + j1 हो गया, और 1/1 + j1 हो गया, इसका मतलब है कि 1/√2 हो गया और एंगल कितना हो गया -45 डिवाइड किए तो 1 है ना, तो ये आ गया। इसका मतलब पूरा का पूरा ब्लॉक रिप्लेस हो गया। ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये मैग्नीट्यूड 1/√2 से मल्टीप्लाई होगा और एंगल जो है -45 होगा। इनपुट सिग्नल क्या दे रहे थे आप 10 sin t, तो 10 sin t अगर आप दे रहे थे तो आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट मिलेगा मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो तो 10/√2 और एंगल आपके पास सिंपल ऐड कर दो तो sin t -45, ये आंसर हो गया। ये सिंपल ब्लॉक, यही आंसर इसका भी है, यही आंसर इसका भी, बस ये है कि नेटवर्क है, कंट्रोल सिस्टम है, ब्लॉक डायग्राम रहता है, ये दोनों एक ही बात है। बट हमको कई बार लगता है कि अच्छा कंट्रोल सिस्टम में हम कुछ और पढ़ते हैं, आप सिग्नल सिस्टम में भी ऐसा देख सकते हो। तो साइनोसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस जो है वो हर जगह देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स या रिएक्टिव नेटवर्क में साइनोसोइडल सिग्नल अप्लाई करते हो तो जितने भी ब्रांच के करंट होते सब साइनोसोइडल स्टडी स्टेट करंट होते। अगर उसको आप स्टडी स्टेट करंट बोल रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं, उसको साइनोसोइडल करंट बोल रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं, उसको साइनोसोइडल स्टडी स्टेट करंट बोल रहे तो भी प्रॉब्लम नहीं। बट कई बार आईआईटी का प्रोफेसर उसको सिर्फ स्टडी स्टेट करंट बोल देता है। अब ऐसी जगह में कोई बोले कि सर मैं 10 sin t दे रहा हूं, स्टडी स्टेट में क्या होगा बताओ, कैपेसिटर का करंट, तो कई लोगों को लगता है अच्छा स्टडी स्टेट में तो भाई कैपेसिटर ओपन हो जाता है, फिर पता चला लोग कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं। इसका मतलब है कि उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट तब होता है जब आपका सोर्स डीसी होता है, और जब डीसी से कंटिन्यूअसली जब आप पावर सप्लाई करते हो, जब पावर देते हो, जो कंटिन्यूअसली कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते जाता है डीसी से, तो फिर स्टडी स्टेट पे जाके इसका जो वोल्टेज हो जाता है वो मैक्सिमम, इसके पास वोल्टेज हो जाता है, इसके पास मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाता है, और जब मैक्सिमम वोल्टेज कांस्टेंट होता है तो कैपेसिटर करंट CdV/dt होता है। तो किसी भी कांस्टेंट वोल्टेज का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए करंट की वैल्यू 0 होती है, और करंट 0 होता है तो कैपेसिटर ओपन हो जाता है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर ओपन क्यों होता है, तब तक तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको तो स्टोरी नहीं पता चल पाएगा। इसलिए मैक्सिमम लोगों को ना स्टोरी का आइडिया नहीं होता है। अब उनको यही नहीं पता कि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जिसको ये नहीं पता इंडक्टर शॉर्ट सर्किट क्यों होता है स्टडी स्टेट पे, जिसको ये नहीं पता कैपेसिटर ओपन सर्किट क्यों होता है स्टडी स्टेट पे, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि यहां पे कैपेसिटर ओपन होता है कि नहीं होता है। अब यही पे क्वेश्चन में एग्जाम में लिखा रहेगा फाइंड द स्टडी स्टेट करंट, और मैं ऑप्शन में दे दूं कि 0 एम्पियर, फिर ऑप्शन में एक ये दे दूं मैं ये 10/√2 sin t -45, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि 0 एम्पियर लगाऊं कि ना लगाऊं, क्योंकि स्टडी स्टेट पे तो सभी लोग बोलते हैं कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है। तो लोगों को यही तो नहीं पता कि कब कहां क्या बोलना है। अगर ये पता चल जाए तो बहुत इजी हो सकता है। ये साइनोसोइडल का क्वेश्चन है, साइनोसोइडल में आप जो सिग्नल दे रहे हो 10 sin t, ये तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना आपके पास, तो ये कंटिन्यूअसली इसकी एनर्जी तो ऐसा होगा नहीं, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जितना एनर्जी आपके पास स्टोर किया था, जितना एनर्जी उतना रिलीज भी कर दिया, तो एनर्जी स्टोर करने की कोई बात ही नहीं है। ये तो साइनोसोइडल सिग्नल है, तो यहाँ पे ये सब कंसेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट नहीं होता है। तो साइनोसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस में शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का कंसेप्ट नहीं होता है। तो इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप कभी डरोगे नहीं। फिर आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, फिर आपको अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व करते, फिर आप 1 ओम और 1 फैरेड को सॉल्व करो। लोग इसी को फेजर डायग्राम से भी सॉल्व कर देते, तो फिर मेरे को पता होना चाहिए कि साइनोसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस को कैसे हैंडल करना है। कोई भी 2-3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, सॉल्व हो जाएगा, जो कि अब जैसे अगर मैं बात करूं कि फेजर और लोकस डायग्राम है, तो लोकस डायग्राम का मेरा वीडियो देख लेना, मुश्किल से बहुत कम टाइम लगेगा। लोकस डायग्राम का अगर मेरा वीडियो देख लोगे उतना काम हो जाएगा। एक आधी जगह पे मैं मिस्टेक किया हूं, बहुत ही मतलब लिखते लिखते कुछ मिस्टेक किया हूं एक आधी जगह पे, वो आपको दिख भी जाएगा, कमेंट्स में भी आपको पता चल जाएगा, लोग लिखे भी होंगे, वो बहुत ही कंसिडरेबल वो मिस्टेक से लिखते लिखते हुए। तो लोकस डायग्राम मेरा वीडियो देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फेजर डायग्राम जब आप पढ़ते हो तो फेजर डायग्राम में बहुत सारी चीजें है, लेकिन जब आप नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हो तो फेजर डायग्राम में कोई बहुत आपके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि फेजर डायग्राम में कोई आपसे ऐसी बात करेगा कि आप समझ नहीं पाओगे। लोग फेजर डायग्राम में बहुत बेसिक बात करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर आप फेजर डायग्राम स्टार्ट करते हो, देखना स्टार्ट करते हो, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए एक फेजर डायग्राम में, कैसे सोचना है, कैसे देखना है, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखना, मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं कैसे एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे एक माइंड सेटअप होना चाहिए। जब आपका एग्जाम चालू होने वाला है, जस्ट गेट के एग्जाम में आप एंट्री करने वाले हो, पूरा इंडिया के लोग गेट के एग्जाम देने वाले हैं, एक बिग कॉम्पिटिशन है, तो आपको एक बिग कॉम्पिटिशन के लिए अगर रेडी होना है तो आपका माइंड सेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका फ्रीडम होना चाहिए, आप रेडी होना चाहिए लाखों लोगों से कॉम्पिटिशन के लिए। तो आपको बहुत केयर करते आना चाहिए। जैसे फेजर डायग्राम में कुछ भी नहीं है, आप एक आरएल नेटवर्क बनाओ, सीरीज आरएल नेटवर्क, ये सीरीज आरसी नेटवर्क, ऐसे रफ कॉपी में बनाते जाओ, और एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क, ये सीरीज आरएलसी नेटवर्क, आर एल और सी, और तीनों का फेजर डायग्राम बना दो भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है।
फेजर डायग्राम बना दो, उसके बाद आप पैरेलल बना लो, एक पैरेलल आरएल नेटवर्क, एक पैरेलल आरसी नेटवर्क। इतना आपको 6 फिगर के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो इतना अगर फिगर का आप आइडिया रखते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आप बोलते हो कि जब आप फेजर डायग्राम की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर में 3 चीज है, एक पावर फैक्टर का लैग करना, एक पावर फैक्टर का यूनिटी पावर फैक्टर होना, और एक पावर फैक्टर का लीड करना। ऐसा आपको हेडिंग डालना चाहिए रफ कॉपी में। पावर फैक्टर जब आप लैग बोलते हो इसका मतलब है कि करंट लैग करेगा, और करंट लैग अगर कर रहा है इसका मतलब है कि देखो करंट अगर आपके पास लैग कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज अगर ये है और लैग अगर है तो करंट लैग करता है। देखो ये 5 एंगल से करंट लैग कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर हो गया। ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखो करंट लैग कर रहा है, देखो करंट अगर रेफरेंस बना दे रहा हूँ, देखो आपके पास वोल्टेज ऊपर है तो भी देखो करंट लैग कर रहा है। बहुत फिगर से ये दोनों ही फिगर में जो वोल्टेज है वो आई से लीड कर रहा है, इसका मतलब करंट लैग कर रहा है। देखो लैग पावर फैक्टर। अगर मैं लीडिंग पावर फैक्टर की बात करता हूँ इसका मतलब कि करंट का लीड करना, तो करंट लीड कर रहा है। अगर वोल्टेज वी है तो देखो करंट आई से लीड कर रहा है, ये 5, और अगर ये आई से देखो लीड कर देता है, और अगर आई ये है तो देखो वी को फिर नीचे बना दो। दोनों ही फिगर सेम है, लीडिंग पावर फैक्टर, ये दोनों ही लैगिंग पावर फैक्टर है। यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब है कि वी और आई सेम में होगा, वी और आई सेम में होगा, इसका मतलब है कि 5 की वैल्यू 0 होगा, और पावर फैक्टर जो होता है आपके पास cos 5 होता है, दैट मीन द पावर फैक्टर 5 की वैल्यू 0 है तो यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। और फिगर का जो बिहेवियर होता है, सर्किट का बिहेवियर रजिस्टिव हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक चीजों का बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि लैगिंग पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है, लीडिंग पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक आरएल नेटवर्क जो होता है वो लैगिंग पावर फैक्टर है, एक पैरेलल आरएल नेटवर्क भी लैगिंग पावर फैक्टर है। इंडक्टिव का बिहेवियर का मतलब भी होता है लैगिंग पावर फैक्टर, इसका मतलब होता है लीडिंग पावर फैक्टर, इसका मतलब होता है लीडिंग पावर फैक्टर। सीरीज आरएलसी में अगर इंडक्टिव बिहेवियर अगर डोमिनेटिंग है, अगर एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज्यादा है, अगर इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग है तो ये हो जाएगा लैग। कैपेसिटिव बिहेवियर अगर डोमिनेटिंग है तो ये हो जाएगा लीड। इस है कि जब भी इंडक्टिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होगा लैगिंग पावर फैक्टर होता है, जब भी कैपेसिटिव बिहेवियर डोमिनेटिंग होता है लीडिंग पावर फैक्टर होता है। और दोनों अगर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दे, एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो फिर उसके बाद तो यूनिटी पावर फैक्टर हो जाएगा। इसलिए एक सीरीज आरएलसी नेटवर्क में तीनों चीज पॉसिबल है, लैग करना, लीड करना और यूनिटी पावर फैक्टर। एक सीरीज आरएल नेटवर्क में या पैरेलल आरएल नेटवर्क में लीडिंग पावर फैक्टर का कंसेप्ट ही नहीं हो सकता। एक सीरीज आरसी या पैरेलल आरसी में लैग पावर फैक्टर का कंसेप्ट ही नहीं हो सकता। इसका मतलब है यहां पे यूनिटी पावर फैक्टर नहीं हो सकता। ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि यूनिटी पावर फैक्टर बन जाए, ऐसा कोई स्कीम नहीं है कि यूनिटी पावर फैक्टर बन जाए। यूनिटी पावर फैक्टर बनने के लिए 2 एलिमेंट चाहिए, इंडक्टर भी चाहिए, कैपेसिटर भी चाहिए, और प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर कंसेप्ट, प्रॉपर केयर चाहिए, तब जाके यूनिटी पावर फैक्टर बन सकता है। अदरवाइज ऐसे यूनिटी पावर फैक्टर नहीं बन सकता। तो जब आप फेजर डायग्राम की बात करते हैं तो आपको पावर फैक्टर को हेडिंग रखना चाहिए, पावर फैक्टर के बारे में आपको जानना चाहिए कि पावर फैक्टर कैसे हम देख सकते हैं। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी सीरीज सर्किट होते हैं पावर फैक्टर जो होता है cos 5, पावर फैक्टर का जो स्टाइल होता है मैग्नीट्यूड वाइज ये R/Z है, ये सीरीज सर्किट के लिए। और अगर पैरेलल सर्किट के लिए तो पावर फैक्टर की वैल्यू Z/R है, दिस वन। ये तो सीरीज सर्किट के लिए पूरा का पूरा सीरीज सर्किट के लिए पावर फैक्टर लिखा है, पूरे के पूरे पैरेलल सर्किट के लिए पावर फैक्टर लिखा है Z/R। और अगर कोई रैंडम फिगर हो, अगर ये 6 फिगर ना हो, कोई रैंडम फिगर हो, और एक रैंडम फिगर में अगर पावर फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है तो और इंटरेस्टिंग चीज है कि पावर फैक्टर जो भी आपके पास आप लिखते हो cos 5, इसमें जो 5 होता है आपके पास ये जो cos 5 होता है, तो अगर आपके पास कोई भी फिगर हो तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंपेडेंस होता है किसी भी सर्किट का इंपेडेंस, या आपके पास सर्किट का एडमिटेंस, इंपेडेंस निकाल लो या एडमिटेंस निकाल लो। अगर आप इंपेडेंस का एंगल जानते हो, सपोज करो 5Z, तो आपको पावर फैक्टर अगर निकालना है तो cos 5Z निकाल लो, आंसर। अगर आप एडमिटेंस का एंगल जानते हो कि ये 5i है तो पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है तो cos 5i लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ Z होता है, पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ Y होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर फैक्टर अगर लीड कर रहा है इस जगह पे एक सीरीज आरएल नेटवर्क में, जैसे पावर फैक्टर लैग करता है तो इसका इंपेडेंस जो होता है ना वो R+jX होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंपेडेंस ना लीड करेगा। तो हमेशा पावर फैक्टर और इंपेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब है इंपेडेंस का लीड करना मतलब पावर फैक्टर का लैग करना, इंपेडेंस का लैग करना मतलब पावर फैक्टर का लीड करना। तो अगर आपको इंपेडेंस के बारे में पता मतलब पावर फैक्टर के बारे में पता है। तो कभी अगर कोई रैंडम फिगर आ जाए आपके पास और कोई बोले कि फाइंड द पावर फैक्टर, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आप सामने से खड़े हो जाओ और उसके बाद उस नेटवर्क को देखो, सीरीज पैरेलल जो भी दिख रहा है सब करो, सिंपल सॉल्व करो, इंपेडेंस निकाल लो। उसका मैग्नीट्यूड आपके काम का नहीं है लेकिन उसके इंपेडेंस का एंगल बहुत काम का है। सपोज करो इंपेडेंस का एंगल 30 डिग्री आ गया किसी भी एक रैंडम नेटवर्क में, कोई भी एक रैंडम नेटवर्क आपके पास है। ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ये सब के बारे में तो ज्यादा लोग सोचते नहीं है। कोई भी नेटवर्क है, नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। और यहां से खड़े होकर आप इनपुट इंपेडेंस निकाले और इनपुट इंपेडेंस निकला 10 और एंगल अब आपके पास निकल गया, एंगल में बोल रहा हूं कि 60 डिग्री निकल गया, लो ओम।
इसका मतलब है कि इंपेडेंस जो है वो लीड कर रहा है 60 डिग्री से। अगर मेरे को पावर फैक्टर लिखना है तो पावर फैक्टर क्या लिखूंगा मैं, cos 60, और cos 60 अगर मैं लिख रहा हूं तो cos 60 भी मेरे को पता होना चाहिए कि cos 60 की वैल्यू कितना होगा, 0.5। अब इंपेडेंस अगर cos 60 की वैल्यू 0.5, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इंपेडेंस लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर क्या करेगा, लैग, तो 0.5 लैग आ गया, हो गया क्वेश्चन। अब कोई भी फिगर दे दो, क्या फर्क पड़ता, कोई भी रैंडम नेटवर्क दे दो, फटाफट सीरीज पैरेलल करो, इंपेडेंस का एंगल फाइंड आउट कर लो, उसके बाद इंपेडेंस का एंगल पता है, इसका तो पावर फैक्टर पता है, इंपेडेंस का एंगल निकाल लो या एडमिटेंस का एंगल निकालो, आपकी चॉइस है। इतना आपको आना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं कि जब आप एसी पढ़ने जा रहे हो तो पूरा का पूरा फोकस पावर फैक्टर में डाल दो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जब क्वेश्चन आता है पावर फैक्टर के अराउंड में चीजें घुमाते रहते हो लोग, तो पावर फैक्टर के बारे में बहुत अच्छा आपको आइडिया होना चाहिए। तो पावर फैक्टर का बेस्ट आइडिया के साथ आप जाओ, फिर आप फेजर डायग्राम में कोई बहुत ज्यादा थोड़ी आपसे इधर उधर की बात करते हैं, फेजर डायग्राम में इधर हो रहा उधर हो रहा है। एक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स वैसे भी मशीन पावर सिस्टम वगैरह में फेजर डायग्राम की बहुत बात करता है, लेकिन जब नेटवर्क थ्योरी का कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है तो बहुत फेजर डायग्राम में इधर उधर की बात नहीं करते, या फेजर डायग्राम बना के आपको परेशान नहीं करते। आपको नॉर्मल पावर फैक्टर के अराउंड में वो लोग रहते हैं। पावर फैक्टर का गुड कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फिर आपको सॉल्व करते आना चाहिए, हो जाता है आपके पास। तो रिवीजन वाला पार्ट आपको प्लान करके करना होता है। जब आप कॉपी में आप नोट करते हैं, कॉपी में अच्छे फॉर्म में जब आप जाते हो, तो देखो ये इतना सारा आपके पास में बता दिया कि पावर फैक्टर के कंसेप्ट पे आप फोकस करो बस, तभी तो आपका रिवीजन होगा अच्छे फॉर्म में। तो मैं बोल रहा हूं कि जो एसी एनालिसिस वाला है उसमें पावर फैक्टर को सबसे ज्यादा फोकस में रखना। स्टैंडर्ड 6 फिगर है, स्टैंडर्ड 6 फिगर के बारे में आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए जो मैं फिगर बनाया, और एक रैंडम फिगर के बारे में भी पता होना चाहिए। दोनों ही चीज का अगर आप केयर करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं कर पाएगा, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि लोकस डायग्राम, तो मेरे वीडियोस देख लो कि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, मुश्किल से आपका 30 मिनट में काम हो जाएगा अगर वीडियो को फटाफट आप देख भी डालोगे। लिखते रहना बस, लिखना मतलब नोट्स नहीं बनाना है, आपके पास टाइम नहीं नोट्स बनाने का, एक बार दिखे लिखे हो गया काम, इतने में हो जाता है काम। अब मैं बोल रहा हूं कि जैसे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस में आपके पास लोग बहुत डरते हैं, रेजोनेंस क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारा कंसेप्ट है, लोग सोच भी नहीं पाते। अगर कोई 1 महीने से रेजोनेंस नहीं पढ़ा है तो लोग डरना भी चालू कर देते, जबकि कुछ भी नहीं है। रेजोनेंस को बहुत अच्छे से आप केयर कर सकते हो जब आपको क्या दो ही तो पढ़ना होता है, सीरीज आरएलसी और एक पैरेलल आरएलसी और एक रैंडम फिगर, 3 चीजें और सीरीज आरएलसी, पैरेलल आरएलसी और एक रैंडम फिगर। तो अगर मैं बात करूं 90% 95% आज तक का कवरेज सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी रेजोनेंस सर्किट में रहा है। अगर मैं सीरीज आरएलसी की बात करूं तो कुछ भी नहीं। सीरीज आरएलसी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सीरीज आरएलसी में आपको पता होना चाहिए कि भाई ये एक इंपेडेंस का एक फिगर है, दिस वन इंपेडेंस का फिगर, ये बस इसी फिगर के आगे आप पूरा देख सकते हो। इसमें इंपेडेंस जो होता है जेड मिनिमम की वैल्यू आर होती है। सीरीज आरएलसी की बात कर रहा हूँ, इसका जो बिहेवियर है 1/ωc है और ये ωL है, ये इंपेडेंस का एक फिगर। उसके बाद मैं करंट का फिगर बना लूँ, इन 2 फिगर से मैं सीरीज आरएलसी की पूरी बात कर सकता हूँ, बिल्कुल। ये ω0, ये I मैक्सिमम, इसका मतलब सीरीज आरएलसी रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है, यस, नो प्रॉब्लम। इंपेडेंस मिनिमम होता है, यस, उसकी वैल्यू आर होती है, यस। ये 2 फिगर आप बना के रख लो, ये I मैक्सिमम बाई √2। जब आप मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 बोलते हैं तो इसको 3dB डाउन बोल देते हैं, 3dB डाउन हो गया, 3dB डाउन। ये दिस वन, ये जो लेफ्ट में जो कट कर रहा है ये ωL है, हाई लोअर 3D फ्रीक्वेंसी, राइट साइड में कट कर रहा है ωH है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बैंडविड्थ बोलते हैं, ωH माइनस ωL। तो आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ क्या है, तो बैंडविड्थ है ωH माइनस ωL। अगर मैं बोलूँ कि ω0 और उसका रिलेशन क्या होता है, तो ω0 का रिलेशनशिप तो सभी को पता है, 1/√LC रेडियन पर सेकेंड। अगर मैं बोलूँ कि ω0 क्या होता है, तो ω0 दोनों 3dB फ्रीक्वेंसी का जीपी होता है। बेसिक चीजें इसको कोई नहीं बोल सकता, इसको कोई क्या बोलेगा, आपको पता रहना चाहिए आपके पास कि ये रिजल्ट क्या है। आपके पास अगर कोई बोले कि देखो आई का फिगर क्या होगा, तो आई का फिगर क्या, आपके पास जेड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जेड इक्वल टू होता है आर प्लस जे ωL माइनस 1/ωc, सिंपल। रिएक्टेंस का डिफरेंस है, जेड का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो जेड का मैग्नीट्यूड होगा √R² प्लस ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, सिंपल, दिस वन, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। अगर मैं बोलूं कि आई की वैल्यू क्या है, तो मॉड ऑफ आई की वैल्यू है, V/Z, ये V/√R² प्लस ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर, दिस वन, ये आई का मैग्नीट्यूड आ गया, ये आई का मैग्नीट्यूड, ये आई का फिगर। अब कुछ भी बात कर लो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एट द रेजोनेंस यूनिटी पावर फैक्टर है, बिलो द रेजोनेंस। अगर मैं बोलूं कि बिलो द रेजोनेंस क्या है, तो बिलो द रेजोनेंस बिहेवियर जो है वो कैपेसिटिव है, अबव द रेजोनेंस इंडक्टिव बिहेवियर होता है। ये देखो इंडक्टिव बिहेवियर है, ये इंडक्टिव बिहेवियर है, और एट द रेजोनेंस रेजिस्टिव बिहेवियर। अगर ये कैपेसिटिव बिहेवियर है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा। इसका मतलब है कि एक सीरीज आरएलसी में बिलो द रेजोनेंस लीडिंग पावर फैक्टर होता है, अबव द रेजोनेंस लैगिंग पावर फैक्टर होता है। ये देखो लैगिंग पावर फैक्टर, ये यहाँ पे इस जगह पे अबव द रेजोनेंस की बात करोगे तो जेड का जो स्टाइल होगा लैगिंग पावर फैक्टर, तो इंपेडेंस जो होगा वो लीड करेगा।
तो R प्लस JX का स्टाइल होगा। इस जगह पे आपको पता है कि इस जगह पे इंपेडेंस जो होगा आपके पास, क्योंकि पावर फैक्टर जो है आपके पास वो लीडिंग पावर फैक्टर है, कैपेसिटी बिहेवियर है, लीडिंग पावर फैक्टर है, तो इंपेडेंस जो होगा वो लैग करेगा, तो R माइनस JX का बिहेवियर होगा इस जगह पे, और इस जगह पे सिर्फ R का बिहेवियर। एक ही फिगर के अंदर सब कुछ कर डालो ना आप, कौन सा कोई बड़ी बात है। आपको पता होना चाहिए कि बिलो रेजोनेंस क्या होता है, अबव रेजोनेंस क्या होता है, कैपेसिटी बिहेवियर का पहले फेजर डायग्राम पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही आप रेजोनेंस पढ़ सकते हो। बिना फेजर डायग्राम के रेजोनेंस पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा आपको। तो इस फॉर्म में आप जा सकते हो, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, आपको अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए। आपको इवन ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो जेड की जो वैल्यू है आपके पास इस जगह पे अगर आप देख रहे हो, इस जगह पे अगर अच्छे से केयर कर रहे हो तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ओमेगा एल ओमेगा एच की वैल्यू पता होना चाहिए। इस जगह पे कुछ भी बात कर सकता है। मैक्सिमम वैल्यू बाई 1/√2 जब होता है तो इसको 3dB फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कई बार यहाँ पे इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम आती है, इस चैप्टर में मैं देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ओमेगा एल कैसे पता चलेगा, ओमेगा एच कैसे पता चलेगा। तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस जगह पे अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूँ कि बैंडविड्थ कितना होगा, तो आपको ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल लिखा, तो अगर मैं बोलूँ कि देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्सिमम बाई √2 अगर मैं लिख रहा हूँ, आई मैक्सिमम बाई √2 अगर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देखते रहना कि आपको रिवीजन बहुत अच्छे फॉर्म में इसलिए करना होता है। और यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आई मैक्सिमम, तो ये V/√R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। ये जो ओमेगा है ना ये 3dB बन गया, ये ओमेगा 3dB बन गया ये। और आई मैक्सिमम की वैल्यू कितना है, आई मैक्सिमम की वैल्यू देखो V/R, आई मैक्सिमम की वैल्यू V/R, क्योंकि जेड मिनिमम होगा उस जगह पे, V/R पुट करूंगा, V कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 3dB फ्रीक्वेंसी क्या होता है पता है आपके पास, ओमेगा 3dB L माइनस 1/ओमेगा 3dB C इज इक्वल टू प्लस माइनस R। बस इतना ही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है कि रिएक्टेंस का डिफरेंस प्लस माइनस R है, रिएक्टेंस का जो डिफरेंस है ना प्लस माइनस R है, और रिएक्टेंस का डिफरेंस तो ऐसा रिवीजन करते समय हो जाता है। अगर मैं हायर 3dB फ्रीक्वेंसी बोलूं तो ओमेगा एच माइनस 1/ओमेगा एच सी इज इक्वल टू प्लस R, ये पहला इक्वेशन। अगर मैं बोलूं लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी में क्या है, तो लोअर 3dB फ्रीक्वेंसी में आपके पास ये रिजल्ट जो होता है माइनस R होता है, सेकंड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में 10 सेकंड लगेगा, 15 सेकंड लगेगा, और आपको ओमेगा एच और ओमेगा एल का रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्यों इतना प्रेशर डाले कि हम याद कर डाले ओमेगा एच और ओमेगा एल का, कंसेप्ट में जाओ ना यार, ये यहां से यहां तक जाने में स्टोरी एकदम क्लियर रहना चाहिए, कभी भी डर नहीं लगेगा आपको, कभी भी डर ही नहीं लगेगा। तो बस ये सिंपल हो गया। अब इस वाले इक्वेशंस को अगर मेरे को सॉल्व करना है, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास अभी ओमेगा एच का रिजल्ट आ जाएगा। ओमेगा एच का रिजल्ट जो आ जाएगा आपके पास R/12 हो जाएगा प्लस R²/4L², ये हो गया आपके पास प्लस 1/LC। मेरे को याद रहता है उसके लिए वो एक अलग बात है कि माइनस R/2L है प्लस R² प्लस 4L²। मैं इसको याद नहीं कर रहा, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जस्ट याद रह जाता है जब आप बहुत प्रैक्टिस में रहते हो, बहुत वर्कआउट करते हो। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसको याद कर डालो, मैं तो किसी को सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपको आना चाहिए लिखते। यहां तक पहुंचने की जो स्टोरी है वो 20 सेकंड की है, तो क्यों इतना प्रेशर बढ़ाओगे इसको याद करने में। सिंपल आप इक्वेशन को लिखने पे बिलीव करो, कुछ भी चीज डिराइव करते आना चाहिए आपको, छोटी छोटी चीजें। हो गया, दोनों का डिफरेंस करो, बताओ बैंडविड्थ कितना आ रहा है, ओमेगा एच और ओमेगा एल के बीच का डिफरेंस, ये कैंसिल आउट हो गया। और R/2L और R/2L कितना हो गया, R/L रेडियन पर सेकेंड, ये बैंडविड्थ होता है, ये बैंडविड्थ। फिर जब आप इतनी बात करते ही हो, इस जगह पे इतनी सारी जब हम बात करते ही, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो चुका था। तो देखो मेरे पास, मैं जस्ट रिवीजन की बात कर रहा हूं कि कैसे आपको सोचना चाहिए, कैसे फास्ट मोड में आपको देखना चाहिए। तो जस्ट मैं अपना एक ट्राई मार रहा हूं कि आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, कैसे सोच सकते हो, कुछ लोगों को एडवांटेज हो जाए तो हो जाए, इसलिए मैं ये सब बता दे रहा हूं कि कैसे आप फास्ट मोड में कैसे वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, जो मेरे क्लास में जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो अच्छा खासा आइडिया भी होगा, ठीक है, बट फिर भी सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि आपको ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे करना चाहिए आपको। ये हो गया, इतना सिंपल। तो आप ना केयर करो रफ कॉपी में, आप कई बार ना सिर्फ देखते रहते हो। अब देखते रहने से कहाँ याद होगा, ना वो डेरिवेशन याद होगा। तो आपको डेरिवेशन में उन चीजों का केयर करना चाहिए जिन चीजों की जरूरत आपको पड़ सकती है। जैसे ये हो गया, बैंडविड्थ की वैल्यू R/L हो गया, ऐसा लिखते रहना चाहिए, बैंडविड्थ R/L रेडियन पर सेकंड। आपको ओमेगा नॉट पता है कि ओमेगा नॉट की वैल्यू 1/√LC रेडियन पर सेकंड है। कोई बोल रहा है कि ओमेगा नॉट अपन बैंडविड्थ कितना होगा, तो ओमेगा नॉट अपन बैंडविड्थ की अगर मैं वैल्यू सॉल्व कर लूँ तो 1/√LC हो गया। बैंडविड्थ आपके पास R/L हो गया, L कैंसिल आउट हो गया तो 1/R आ गया, 1/R आ गया तो √L/C आ गया। देखो ध्यान से, 1/R √L/C हो गया, इसी को क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ होता है, तो 1/R √L/C क्वालिटी फैक्टर आ गया सीरीज RLC का, ये क्वालिटी फैक्टर आ गया। तो आपको किसी एक का याद रहना चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी फैक्टर जो होता है पैरेलल का, जब आप पैरेलल RLC का करते हो तो 1/, सीरीज RLC हो जाता है, तो आंसर आ जाता है R/√C/L। ये पैरेलल का आ जाता है। तो सीरीज का आपको पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 1/2 जीटा होता है, जीटा इक्वल टू 1/2 क्वालिटी फैक्टर होता है।
तो आप जीटा भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, क्वालिटी फैक्टर अगर पता है तो आपको जीटा पता हो सकता है, जीटा डैम्पिंग रेशियो पता हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली तो सब चीजें कनेक्टेड है ना बहुत अच्छे फॉर्म में। सेकंड ऑर्डर की बात करें तो क्यों नहीं बात होगी जीटा की, क्यों नहीं बात होगी डैम्पिंग रेशियो की। तो जब आप सेकंड ऑर्डर जब आरएलसी नेटवर्क लिखते हो अपनी रफ कॉपी में, तो आपको सब कुछ अप्लाई कर डालना चाहिए कि क्रिटिकल डैम्प क्या होता है, ओवर डैम्प क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है कि कंट्रोल सिस्टम में आप पढ़ते थे। जब सेकंड ऑर्डर आ गया तो सेकंड ऑर्डर आ गया। अगर मेरे को निकालना आपके पास की क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1/r अंडर रूट L/C है, जैसे आप देख पा रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू 1/2 जीटा है। डैम्पिंग रेशियो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 1/2 क्यों होता है करके, जीटा की वैल्यू। और अगर मेरे को डैम्पिंग रेशियो अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, एक सीरीज आरएलसी का डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, ये तो सीरीज आरएलसी का इंपेडेंस कितना होता है, सीरीज आरएलसी का इंपेडेंस होता है R प्लस LS प्लस 1/CS के। यहां से अगर मैं सॉल्व करूं कि कितना हुआ आपके पास, तो ये LC S स्क्वायर RCS प्लस 1/LC, ये कितना हुआ LC S स्क्वायर RCS प्लस 1। इसमें सेकंड ऑर्डर ले लो आप, LC S स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1 इक्वल टू 0। LC से डिवाइड करो, S स्क्वायर CC कैंसिल आउट, R/LS प्लस 1/LC। अब इसको कंपेयर कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा NS प्लस ओमेगा n का स्क्वायर। बताओ ओमेगा n कितना आ गया, तो ओमेगा n की वैल्यू आ गई 1/√LC। बताओ 2 जीटा ओमेगा n कितना आ गया, 2 जीटा ओमेगा n आ गया R/L। तो 2 जीटा ओमेगा n अगर R/L आ गया, 2 जीटा ओमेगा n अगर R/L आ गया, तो 2 जीटा ओमेगा n की वैल्यू कितना था 1/√LC, ये R/L है। तो देखो आपके पास जीटा की वैल्यू कितना आ गया, जीटा की वैल्यू आ गया R/2 और √LC ऊपर चला गया, तो ये आ गया आपके पास √C/L। ये देखो जीटा की वैल्यू आ गई। कितना टाइम लगा डिराइव करने में, कुछ भी नहीं। जीटा इक्वल टू R/2 √C/L आ गया। यहां से जीटा कितना आ रहा था, यहां से जीटा आ रहा था कि 1/2 क्वालिटी फैक्टर कितना होता था। अगर मैं बोलूं कि 2Q कितना होगा, तो 2Q की वैल्यू होगा 2/R √L/C। मैं बोलूंगा नहीं 1/2Q कितना होगा, तो 1/2Q होगा R/2 √C/L, और इसको जीटा बोलते हैं। देखो R/2 √C/L, R/2 √C/L। तो जब तक आप बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करोगे, अपने पे बिलीव नहीं करोगे, तो फिर आपको मैं बोलता हूं कि डर हटना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं 1 महीने बाद अगर मेरे को कुछ बोले जीटा निकालो, तो मैं जीटा निकाल लूंगा यार, क्वालिटी फैक्टर की हेल्प से निकाल लूंगा, मैं इंपेडेंस की हेल्प से निकाल लूंगा, मेरे को वैरायटी ऑफ चीजें आएगी, तो मैं फिर क्यों याद रखूंगा कि डैम्पिंग रेशियो क्या होता है सीरीज आरएलसी का। मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्यों इतना फोकस बढ़ाऊंगा। तो आपको बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ चीजों को आपको केयर करते आना चाहिए। इतनी ही तो चीजें जिसमें लोग परेशान होते रहते हैं, इतनी ही चीजों के लिए लोग परेशान होते रहते हैं। तो आपको फिर जब आप रेजोनेंस पढ़ते तो आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अच्छा आइडिया होना चाहिए। सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी में कोई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपसे नहीं पूछेगा, पूरे इंडिया को पता है वो बात। अगर आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछेंगे तो वो आपसे रैंडम सर्किट देके रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, रैंडम सर्किट देके। और फिर वो रेजोनेंस अगर आपको निकालना है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो फिर आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि इमेजिनरी वैल्यू ऑफ इंपेडेंस विल बी 0 फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एडमिटेंस ऑफ द सर्किट विल बी 0, तो भी आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। चॉइस आपकी है कि इंपेडेंस की हेल्प लेना है कि एडमिटेंस की हेल्प लेना। नॉर्मली जहां पे सीरीज टाइप के सर्किट रहते हैं वहां पे इंपेडेंस की हेल्प होना चाहिए, जहां पे पैरेलल टाइप के सर्किट रहते हैं वहां पे एडमिटेंस की हेल्प लेना चाहिए। उससे ना आपका ना जो सोचने वाला पार्ट होता है, कैलकुलेशन करने वाला पार्ट होता है, थोड़ा फास्ट होता है। ऐसा हमको करना चाहिए। इस जगह पे मैं बोला कि रेजोनेंस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस में बैंडविड्थ इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है कि बैंडविड्थ लोग R/L याद कर लेते हैं। अब किसी से बोल दिया जाए ना कि बताओ ओमेगा H हायर 3dB फ्रीक्वेंसी कितना होता है, लोगों का हार्ट बीट बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि भाई ये कैसे याद रखेंगे, अरे याद ही नहीं करना इन सबको। I = V/Z है, अगला 10-12-15 सेकंड का जो स्टोरी उसको लिखते आना चाहिए फटाफट, थोड़ी देर में ही सब सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ऐसी चीजों को याद नहीं करना जो आपको प्रेशर बढ़ाए, आपको उन्हीं चीजों को याद रखना है। जैसे ये बहुत आसान है बैंडविड्थ R/L, तो ये आप याद रख सकते हो कि R/L इज वेरी सिंपल, रेडियन पर सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम बाय √2 था, तब जाके 3dB फ्रीक्वेंसी हुआ। कल कोई बोल दे आपको कि नहीं भाई ये तो मैक्सिमम बाय 70% है, अगर कोई बोल दे कि नहीं ये तो आपके पास जो होगा 80% होगा, अगर ये बोल दिया जाए कि मैक्सिमम का 80% होगा, तो मैक्सिमम का 80% होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया। और अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो ये तो फॉर्मूला इसका थोड़ी पता होगा। फॉर्मूला तो सिर्फ 70.7% का पता हो सकता है, फॉर्मूला तो सिर्फ 3dB फ्रीक्वेंसी का पता हो सकता है। तो कोई अगर रैंडम बात करेगा तो एक नॉर्मल स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा। अगर वो डेरिवेशन नहीं जानता है, लिखना नहीं जानता है, तो सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप एसी एनालिसिस पढ़ना चालू करें, पावर फैक्टर आपके पास होना चाहिए हेडिंग। फिर जब आप रेजोनेंस की बात करें तो आपके पास होना चाहिए क्वालिटी फैक्टर, आपके पास होना चाहिए बैंडविड्थ, आपके पास होना चाहिए 3dB फ्रीक्वेंसी, आपके पास होना चाहिए इंपेडेंस का फिगर, आपको पता होना चाहिए कि बिलो रेजोनेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए एबो रेजोनेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए रिएक्टेंस का डिफरेंस कितना होता है। देखो रिएक्टेंस का जो डिफरेंस है आपके पास देखो +- है, हायर 3dB फ्रीक्वेंसी में कितना आपके पास R है। तो अगर मैं बोलूँ कि इंपेडेंस कितना होगा आपके पास, अगर मैं ऐसे बोलूँ, अगर मैं बात करूँ कभी इंपेडेंस की,
तो ऐसे क्वेश्चन तो सब फ्रेम होते हैं, आपको बस रिवीजन में मैक्सिमम चीजें सब कवरेज में लाना है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं आपको बोलूं कि चलो ठीक है, ये देखो 3D फेजर डायग्राम बना रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये जेड मिनिमम आर, इसका तो एंगल होता नहीं, तो यूनिटी पावर फैक्टर। ओके चलो, जेड देखो कितना होता है, जेड की वैल्यू होता है आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी। अगर मैं बोलूं कि देखो हायर 3D फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, तो हायर 3D फ्रीक्वेंसी में इन दोनों का डिफरेंस ना आर था, लोअर 3D फ्रीक्वेंसी में का डिफरेंस माइनस आर था, तो आर माइनस जे आर। जेड एच का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √2r। एंगल कितना हो गया, जेड एच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। जेड एल का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वो भी √2r। लेकिन जेड एल का एंगल कितना हो गया, एंगल ऑफ जेड एल कितना हो गया, -45। तो अगर ध्यान देखोगे तो जेड एच है, हायर 3D फ्रीक्वेंसी का इंपेडेंस √2r और इंपेडेंस ये 45 डिग्री, दिस वन। ये जेड एल इक्वल टू कितना, √2r। एंगल कितना, एंगल देखो आपके पास है 45 डिग्री। इंपेडेंस देखो लीड कर रहा है, इंपेडेंस लीड कर रहा है, और अगर इंपेडेंस लीड कर रहा है, देखना कंसेप्ट देखना आप, 45 डिग्री से इंपेडेंस लीड कर रहा है, तो पावर फैक्टर कितना होगा, cos 45 0.707 होता है, 0.707। अगर 0.707 हो रहा है और अगर मैं बोल रहा हूं इंपेडेंस लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर लैग करेगा, तो देखो पावर फैक्टर लैग करेगा 0.707। पावर फैक्टर लैग कब करता है, पावर फैक्टर लैग करता है जब बिहेवियर इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव बिहेवियर एबो रेजोनेंस होता है, देखो ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि एबो रेजोनेंस इंडक्टिव बिहेवियर होता है, देखो इंडक्टिव बिहेवियर है। अगर मैं बोलूं कि देखो आपके पास इंपेडेंस लैग कर रहा है, इसका मतलब है कि पावर फैक्टर cos 45 0.707 ये लैग कर रहा है, तो पावर फैक्टर लीड करेगा। पावर फैक्टर लीड करता है कैपेसिटी बिहेवियर में, और कैपेसिटी बिहेवियर बिलो रेजोनेंस होता है, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। सब कुछ हो गया इसमें, तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। मतलब इसका मतलब है कि आप इसको अगर कंपेयर करोगे इस फिगर से, जो इंपेडेंस का फिगर होता है, ऐसे तो कंपेरिजन होता है। अगर मैं बोलूं कि देखो ऐसे कंपेयर कर रहे हैं आप, बेहतरीन फॉर्म दिस वन, ये देखो ओमेगा नॉट, ये देखो आर, ये देखो आपके पास है सी का बिहेवियर, यहाँ पे एल का बिहेवियर, ये देखो बिलो रेजोनेंस है, ये देखो एबव रेजोनेंस है, ये देखो। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो आपके पास 3dB फ्रीक्वेंसी अगर कितना होगा, तो √2r होगा, √2r, r/√2 नहीं, √2r, r तो मिनिमम, ये नीचे ओमेगा एल और ये इधर ओमेगा एच। ओमेगा एल किस जगह पे होता है, ओमेगा नॉट की पहले वाली जगह पे। जब भी आप कोई फिगर बनाते हो, ओमेगा नॉट के पहले वाले पे लोअर 3D फ्रीक्वेंसी होता है, और ओमेगा नॉट के बाद वाले पे ओमेगा एच होता है, तो सबको सेटिस्फाइड कर रहा है। इस फिगर को इसके साथ कंबाइन कर सकते हो आप। फिर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो कहां प्रॉब्लम होने वाली है, नहीं होने वाली है। तो हम लोग ना कई बार इतना कनेक्टेड फॉर्म में नहीं पढ़ते, रिवीजन इतने अच्छे फॉर्म में नहीं करते, फिर सोचते हैं कि चीजें इतने अच्छे से हो नहीं रही है, तो आपको इतने अच्छे से पढ़ना होता है, तभी तो मजेदार चीजें होती है ना, तब मजा आता है। ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूं इसलिए बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बहुत लिख लिख के वर्कआउट किया हूं, बहुत सोचा हूं, बहुत बार लिखा हूं जितना हो सकता है। तो वर्कआउट करने से, लिखने से चीजें आसान होती जाती है। तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें, बहुत नॉर्मल सी चीजें आप लिखोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, रफ कॉपी भर डालो, लिख लिख के भरते जाओ, फिर देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा होगा। तो मैं बोल रहा हूं कि ये रेजोनेंस की स्टोरी है, जितना स्टोरी सीरीज आरएलसी का है उतना स्टोरी पैरेलल आरएलसी का है, जितना स्टोरी एक सीरीज आरएलसी का उतना स्टोरी पैरेलल आरएलसी का। तो सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी का एक अच्छा खासा कमांड होना चाहिए, चाहे बैंडविड्थ की बात करूं, चाहे 3dB फ्रीक्वेंसी की बात करूं, चाहे क्वालिटी फैक्टर की बात करूं, चाहे रिलेशनशिप की बात करूं, मैं इतना मेरे को पता होना चाहिए। इवन मेरे को डैम्पिंग रेशो का आइडिया होना चाहिए जब मैं सीरीज आरएलसी और पैरेलल आरएलसी की बात करता हूं। मैक्सिमम पॉइंट्स कवर होना चाहिए मेरे को, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, इंपेडेंस 3dB फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, हायर पे, लोअर पे, कब लीड करेगा, कब लैग करेगा, ऐसा कंपेरिजन बहुत अच्छे से होना चाहिए, अच्छे फॉर्म में होगा। और एक रैंडम फिगर, कई बार एक आसान सा क्वेश्चन वो लोग दे देते कि बस आपको एक रैंडम फिगर दे दिए, बोले कि फाइंड 3dB फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। जैसे अगर मैं बोलूं कि सपोज करो ये आपको दे दिया गया है, ये इंडक्टर, ये दे दिया गया है कैपेसिटर, ये दे दिया गया आर, ये दे दिया गया वोल्टेज। अगर आपको बोला जाए ठीक है एक AC सिग्नल है ये, और इसमें अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो फिर आप बस यहाँ खड़े हो जाओ, इन दोनों को सीरीज करो, इसके साथ पैरेलल करो, जेड निकाल लो, जेड निकल गया, जेड का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कर दो, उसको 0 पुट कर दो और ओमेगा नॉट की वैल्यू निकाल दो, बिल्कुल। तो किसी भी रैंडम फिगर में आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, आपको बस पता होना चाहिए कि आइदर इमेजिनरी पार्ट ऑफ इंपेडेंस इक्वल टू 0 या आइदर एडमिटेंस पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। ऐसी चीजों के साथ आप जाओगे तो हो जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है, इजीली सॉल्व किया जा सकता है, इजीली सोचा जा सकता है। तो रेजोनेंस वाला पार्ट ऐसा होता है आपके पास, तो थोड़ा सा लोग डरते, थोड़ा सा वर्कआउट, पूरे नेटवर्क में रेजोनेंस ऐसा टॉपिक है जहां पे थोड़े से लिखने की जरूरत पड़ती है, जहां पे केयर करने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा
पावर फैक्टर के साथ अच्छे से देखने की जरूरत पड़ती है। तो ये एक टॉपिक ऐसा है जहां पे थोड़ा सा फोकस करोगे, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर से मैं देख रहा हूं कि गेट वाले लोग रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस बढ़ा दिए, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला टॉपिक से लोग डरते हैं, उतने अच्छे से लोगों को नहीं आता है, तो इस वाले टॉपिक पे वो लोग भी फोकस करना चालू किए। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि ये सब एक साथ होना चाहिए, क्योंकि ये सब पावर फैक्टर से रिलेटेड है, तो सब एक साथ पढ़ना चाहिए आपको। उसके बाद बचा है कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर इन जनरल लोगों को इसलिए आना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर अगेन एक गुड कंसेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पावर जब आप पढ़ते हो, जब आप कॉम्प्लेक्स पावर पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पावर में एस की वैल्यू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉन्जुगेट है। अब जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो अभी आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि कॉन्जुगेट इसमें क्यों लगा, इसमें क्यों नहीं लगा, या दोनों में क्यों नहीं लगा, या कॉन्जुगेट कहां से आया। अभी तो आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको क्या करना, हाँ इंटरव्यू वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस कॉन्जुगेट क्यों आया, कहां से कंसेप्ट आया, वो इंटरव्यू की बात हो सकती है। या फिर आपके पास 1 साल हो, 2 साल बचा हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत टाइम है, तो फिर आप जान लो, लेकिन अभी तो टाइम ही नहीं है आपके पास, तो वीआरएमएस इंटू आईआरएमएस कॉन्जुगेट लिखे। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये जो एस होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर, इससे भी पावर फैक्टर की बात कर सकते हैं अगर ये एंगल ऑफ एस ना अगर पॉजिटिव है, मतलब पी प्लस जे क्यू है, ये पी प्लस जे क्यू है, इसका मतलब एंगल ऑफ एस अगर पॉजिटिव है, तो एंगल ऑफ एस अगर पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर क्या होता है आपके पास, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर इसका मतलब है कि पावर फैक्टर, अभी तक मैं बोल रहा था पावर फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पता होना चाहिए कि पावर फैक्टर की जब हम बात करते हैं ना, तो पावर फैक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। पावर फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ एस होता है। पावर फैक्टर प्रोपोर्शनल टू एडमिटेंस ऑफ एंगल ऑफ एडमिटेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इतने अच्छे फॉर्म में पता होना चाहिए इसका मीनिंग। किसका मीनिंग, अगर मैं बोलूं कि इंपेडेंस मेरे पास 3 + j4 है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स पावर 3 + j4 है, मेरे पास एडमिटेंस जो है वो 3 + j4 है, इन तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए। मेरे पास इंपेडेंस किसी सर्किट का 3 - j4 है, मेरे पास सर्किट का कॉम्प्लेक्स पावर जो है वो 3 - j4 है, और उस सर्किट का एडमिटेंस 3 - j4 है। ऐसे तो सबको पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंपेडेंस अगर 3 + j4 है, इंपेडेंस अगर लीड कर रहा है पावर फैक्टर लैग करेगा। अगर कॉम्प्लेक्स पावर अगर लीड कर रहा है, इसका मतलब पावर फैक्टर लैग करेगा। तो कॉम्प्लेक्स पावर और ये इसका बिहेवियर एक होता है। इवन मैं तो बोल दूं कि 5z = 5s होता है। किसी भी सर्किट का कॉम्प्लेक्स पावर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो और ये आप इंपेडेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात होगी कि दोनों का जो एंगल होगा कभी अलग अलग नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। इसका मतलब आप एक रैंडम नेटवर्क लिए और सामने खड़े होकर बोले कि मेरे को कितना पावर डिलीवर्ड हो रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स पावर में डिलीवर्ड कर रहा हूं, उसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं मैं, उसका एंगल उतना ही आएगा जितना उस सर्किट का इनपुट इंपेडेंस होगा। तो इंपेडेंस का एंगल और कॉम्प्लेक्स पावर के एंगल में कभी डिफरेंस नहीं होता। ये सब चीजें पता होना चाहिए। जब ये सब चीजें पता होती तो फिर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और अगर कॉम्प्लेक्स पावर लीड कर रहा है, इंपेडेंस लीड कर रहा है, पावर फैक्टर लैग करेगा। और उस सर्किट का एडमिटेंस जो होगा, अगर किसी सर्किट का एडमिटेंस लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर आपके पास लीड करेगा। तो ये सब एक साथ नहीं आ सकता। मतलब अगर ये है तो उसके साथ ये वाला एडमिटेंस, अगर उस सर्किट का एडमिटेंस निकालने जाओगे तो ऐसा बिहेवियर आ सकता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि एंगल अलग अलग नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं है कि इंपेडेंस लीड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स पावर भी लीड करेगा, ये 30 से लीड कर रहा है तो ये 60 से लीड करेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का जो लीडिंग एंगल होगा वो सेम होगा। तो देखो 5z = 5s लिखा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक रैंडम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पावर की बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स पावर में बहुत सारी चीजें हैं कि एक क्वेश्चन की वैरायटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो 2-3-4 क्वेश्चन कोई भी सिलेक्ट कर लो आप और कॉम्प्लेक्स पावर निकालो आपके पास की ओवरऑल पावर डिलीवर टू, एक्टिव पावर डिलीवर टू लोड कितना होगा, रिएक्टिव पावर डिलीवर टू लोड कितना होगा, कॉम्प्लेक्स पावर कितना होगा। जैसे अगर मैं आपको एक ऐसे रैंडम अगर एक क्वेश्चन दे दूं और मैं बोलूं कि बताओ कितना कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड हो रहा है आपके पास, या कितना कॉम्प्लेक्स पावर हम यहां से भेज रहे हैं किसी नेटवर्क से। ये एक इंडक्टेंस ले लिए, एक रेजिस्टेंस ले लिए, हो गया ये सिंपल सा। 1 हेनरी, 2 ओम, 1 ओम, ये 10 sin t ये। और अगर हम बोल दें कि बताओ आपके पास कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स, तो कॉम्प्लेक्स पावर डिलीवर्ड बाय दिस सोर्स निकालना तो मेरे को, तो इसका फिर 10 sin t आपके पास अगर है, इसका अगर वोल्टेज है तो यार फिर मैं ऐसा लिख दूं कि अगर मेरे को परफेक्ट फॉर्म चाहिए कि 10 एंगल ऑफ 0 वोल्ट, ये बाय डिफॉल्ट आरएमएस ना, अगर कुछ लिख नहीं रहा हूँ तो 10 एंगल ऑफ 0 अभी आरएमएस बाय डिफॉल्ट आरएमएस। तो ये वोल्टेज पता है, मैं आरएमएस करंट मेरे को चाहिए, ये आरएमएस करंट चाहिए, इसका मैं कॉन्जुगेट कर लूंगा और वोल्टेज आरएमएस इनटू ये वी आरएमएस की वैल्यू और आई आरएमएस को कॉन्जुगेट करूंगा, मल्टीप्लाई कर लूंगा, मेरे पास कॉम्प्लेक्स पावर निकल जाएगा। बस मेरे को करना क्या है, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करना है j⍵L, और ओमेगा क्या होगा, ओमेगा की यहाँ पे वैल्यू गिवन होगा, सपोज करो ओमेगा = 1 रेडियन/सेकंड। ओमेगा तो देंगे ना अगर रिएक्टिव नेटवर्क है तो ये हो जाएगा J1, ये J1 हो गया, J1 ओम। फिर मेरे को सॉल्व करना है नोड लगा के या केवीएल लगा के, तो कुछ बड़ी बात नहीं होती है। सिर्फ कॉम्प्लेक्स जब भी करते हैं
लोग डरते इसलिए है क्योंकि ना ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। जब आप डीसी नेटवर्क में कैलकुलेट करते हो तो वहां पे लोग डीसी नेटवर्क के इतने सिंपल कैलकुलेशन में कई बार वरी करते हैं, तो ये तो फिर बिग होता है क्योंकि मतलब 8 to 10 लाइंस तो कॉमन है लिखना, एक पेज तक सॉल्व हो जाना ये भी कॉमन है। तो आप अगर लिखने की आपकी हैबिट बहुत अच्छी है, आप बिलीव करते हो एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, एक स्टेप में नहीं आएगा, 4 5 6 7 8 ऐसे स्टेप लिखने में बिलीव करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा ये। तो कॉम्प्लेक्स पावर के 2 या 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो, रैंडम 2 से 3 क्वेश्चन, कोई भी जो आपको लगता है, और उसमें आप पूरा निकालो आपके पास कि कितना आप कॉम्प्लेक्स पावर यहाँ से जा रहा है, कितना आपके पास, एक लोड लिख लो आपके पास कि एक लोड है, और लोड में आपके पास जैसे लाइक ये सपोज करो ये 1 + J2 है, एक लोड है आपके पास 3 + J4 है, 3 + J4 है, ये ZS है, ये ZL है, ये और ये AC है। तो कितना रिएक्टिव पावर जो होगा, रिएक्टिव पावर ये लोड है, तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, ये एक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय द लोड, ये एक्टिव पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, ये रिएक्टिव पावर डिलीवर्ड फ्रॉम द सोर्स, टोटल रिएक्टिव पावर, टोटल एक्टिव पावर, सब कुछ आप बात कर सकते हो। तो आप बहुत इजीली इस टाइप के एक फिगर में कोई भी आपके पास एक ले लिए 100 एंगल ऑफ 0 डिग्री वोल्ट, ये RMS वोल्टेज है, बस उसके बाद आप चालू हो गए इसको सॉल्व करना। ये एक एग्जाम्पल, इसी फिगर में सब कुछ फाइंड आउट कर लो, एक ही से हो जाएगा। तो आपको खुद दिखेगा कि, क्योंकि मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसी टॉपिक की बात तो नहीं कर पा रहा। टॉपिक तो बहुत सारा आप क्रिएट करते हो, कंसेप्ट क्रिएट करते हो, लोगों के कंसेप्ट बने होंगे, लोग डिफरेंट कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके होंगे, तो उनको रिवीजन करना है। तो वो लोग का रिवीजन का जो तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी सब्जेक्ट में आपके रिवीजन का तरीका जो होना चाहिए वो बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए कंपेयर टू जिस स्टाइल में आप स्टडी करते हो, क्योंकि स्टडी करते समय हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट क्रिएट करते जाते हैं। अब कंसेप्ट क्रिएट हो गए, उसके बाद भी हम जब रिवीजन करेंगे तो सेम क्यों करेंगे? रिवीजन तो एक साथ होना चाहिए, एक साथ टॉपिक का रिवीजन होना चाहिए, 1-2 सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए, 1-2 कंसेप्ट का रिवीजन होना चाहिए, एक साथ पूरी चीजों को कंबाइन करते आना चाहिए, तभी तो रिवीजन का मजा है, तभी तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पढ़ते जाओगे तो आसान थोड़ी है अब इतना अच्छे से एंगेज कर पाना अपने आप को, जब एग्जाम में आप एंट्री मारने वाले हो। तो मैं ट्राई किया कि आपको बहुत सारी बात कर सकूं, ठीक है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है कि इतनी सारी आप बात कर रहे हो, हमारा जो प्रिपरेशन है वो तो इतना अच्छा नहीं है। तो मैं उन लोगों की बात किया जो नेटवर्क थ्योरी को पढ़ चुके होंगे सेल्फ स्टडी से, जो नेटवर्क थ्योरी को किसी कोचिंग में पढ़े होंगे, अब उनको 1 दिन या 2 दिन में रिवाइज करना है, तो उनको एक ब्लैंक पेज निकालना है, जो मैं बोला उस स्टाइल में लिखते जाना है। अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप 100-200 क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, हर टॉपिक के 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस गुड क्वेश्चन का सिलेक्शन बस रखो जिससे कि अपना कंसेप्ट अप्लाई हो सके। फुल कॉन्फिडेंस के साथ केयर करो, नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करते रहो, लिखते रहो, चीजें ना आपके अंडर में रहेगी, आपको डर नहीं लगेगा एक रैंडम क्वेश्चन से। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मतलब मैं अपना टेक्निकल फियर कैसे कम किया हूं। मेरे को तो बहुत डर लगता था जब मैं स्टूडेंट था, तो जब मैं पढ़ाना चालू किया तभी मेरे को डर लगता था, तो मैं कैसे टेक्निकल फियर को कम किया, मैं बहुत लिखा, एक ही चीज को बार बार लिखते रहा, सोचते रहा, लिखते रहा, ऐसा लिखते से सोचने से चीजें थोड़ी सी आसान हो गई। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ये तरीका आप यूज कर सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स पावर से अगर एकदम से कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो उसको तो आप ड्रॉप कर दोगे, एकदम कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो वो तो किसी भी टॉपिक से आ सकता है, उसको ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस वाले टॉपिक में थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि लोगों को ये वाला टॉपिक कम आता है, 6-7 NT ये वाला टॉपिक कम आता है, लोग डरते हैं क्योंकि AC एनालिसिस है, AC एनालिसिस में सिर्फ लिखने वाला पार्ट होता है। तो आपको एक्टिव पावर आना चाहिए, आपको रिएक्टिव पावर आना चाहिए, आपको पावर फैक्टर का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तीनों ही जगह पे पूरा का पूरा पावर फैक्टर का कंसेप्ट है कि पावर फैक्टर लैगिंग का क्या मतलब होता है। तो अगर लैगिंग पावर फैक्टर आप लिख दिए तो आपको स्टोरी आना चाहिए पूरी लैगिंग पावर फैक्टर की, अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर लिख दिए तो आपको स्टोरी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यूनिटी पावर फैक्टर का कंसेप्ट क्या, आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस कहां से आया, क्यों आया, किस जगह पे आया, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके आप अपने आप को इन जगह पे रेडी करोगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पावर इतना ज्यादा टफ नहीं है। बाकी तो मैग्नेटिक कपलिंग में ऑप्शनल बोल चुका हूं स्टार्टिंग से, ग्राफ थ्योरी इलेक्ट्रिकल वाले लोग केयर कर सकते हैं तो मेरे वीडियो से देख सकते हो, दोनों लास्ट के जो दोनों टॉपिक है। यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स पावर से रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं कर पाया, मतलब यूट्यूब में ज़्यादा बात नहीं कर पाया, तो इस वाले टॉपिक में जो भी आपके पास नोट्स होंगे उसका केयर करना। रेजोनेंस का मैं देखता हूँ कि रेजोनेंस का एक आधी वीडियो में प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्लासरूम का मेरे पास अगर कुछ रिकॉर्डेड होगा तो मैं देखता हूँ कि रेजोनेंस का प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जो भी स्टडी है उसको बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सके, उसको बहुत अच्छे से केयर कर सके, और कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में एंट्री करो, मजा आएगा आपके पास चीज़ों का। इसी स्टाइल में डिफरेंट सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर सकते हो, इसी स्टाइल में आप अलग अलग चीजों को डिवाइड कर सकते हो। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे रैंडमली ब्लाइंडली पढ़ना चालू मत करो, आप एक प्रॉपर स्टाइल फॉलो करो। खुद का स्टाइल सबका अपना अपना होता है, सबका स्टाइल एक समान नहीं हो सकता, तो अपना एक प्रॉपर स्टाइल होना चाहिए।
टॉपिक पता होना चाहिए किसी सब्जेक्ट के, कौन से इजी है, कौन सा मीडियम है, कौन से टफ टॉपिक है, किन टॉपिक को कैसे केयर करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो फिर ना चीजों को कनेक्ट करने में मजा आएगा और आपको पेपर देने में मजा आएगा। तो आप ना इंजॉय करना सीखो टेक्निकली अगर आप इंजॉय करने पे बिलीव करते हो, उसके लिए कंसेप्ट भी आना चाहिए। बिना कंसेप्ट आए टेक्निकली इंजॉयमेंट नहीं होता। तो अगर आप टेक्निकली इंजॉय भी करना चाहते हो, कंसेप्ट भी देखना चाहते हो, तो फिर आप देखिएगा जब भी आप प्रिपेयर करेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ठीक है, पूरे दिन भर भी बात कर सकता हूं मैं, एक दिन तक बात कर सकता हूं पूरे के पूरे नेटवर्क की। तो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था इस स्टाइल का कि मैं बात की आपके लिए थोड़ी सी, ठीक है। कभी और मौका मिलेगा आपके पास तो मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि लगभग ऐसा कुछ अप्रोच हो किसी सब्जेक्ट का कि मैं 5 to 6 आवर्स 7 आवर्स पूरे सब्जेक्ट के बारे में बोल सकूं। अभी तो थोड़ा सा मेरा बिजी भी है, मैं इंडिया टूर पे भी हूं, अभी एक मेरा बचा ही हुआ है अभी जयपुर वाला, तो मैं थोड़ा सा बिजी हूं। तो उस बेसिस पे मेरे को लगा कि जैसा भी हो सकता है बेस्ट ट्राई करेंगे। अब देखते हैं आपको कितना मजा आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको कि इस स्टाइल का एक आधी और भी चाहिए रहेगा, तो मैं एक आधी और भी दूसरे सब्जेक्ट का भी इस स्टाइल में रेडी कर सकता हूं। क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को आइडिया है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, किन चीजों को लेफ्ट करना चाहिए, किन चीजों को कनेक्ट करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए रफ कॉपी में, तो मैं पढ़ाता हूं। तो एक टीचर को आइडिया होता है, टीचर का एडवांटेज है ये। तो अगर आपको मजा आया होगा इस पूरे वीडियो में, बहुत बड़ा वीडियो बन गया होगा, आई डोंट नो कितने टाइम का बना, बट अगर आपको मजा आया होगा तो मैं और भी ट्राई करूंगा कि दूसरे सब्जेक्ट का भी ऐसे कनेक्टेड बात कर सकूं, जिस जगह पे जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस जगह पे रख सकूं, ऐसा मैं ट्राई करूंगा। तो मैं कमेंट सेक्शन में देखूंगा कि आप लोगों को कितना मजा आया, कितना आप इंजॉय किए। जितने भी टीचर्स लोग होंगे, इवन अगर वो लोग भी देखते होंगे तो हो सकता है उनको तो अच्छा लगा होगा, है ना। आई अंडरस्टैंड कि उनको तो मजा आया होगा। ठीक है, चलो स्टूडेंट लोग बहुत बेहतरीन टाइप से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, बहुत अच्छे से केयर करो, बेस्ट फॉर्म में करना है हमको, एक सोसाइटी को बहुत बेस्ट बनाना है, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट बनाएंगे। तो आप अपना अच्छे से केयर करो, टेक्निकली गुड होना चाहिए सभी लोगों को, जितने लोग भी टेक्निकली प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम को अच्छे से दीजिएगा, बेस्ट फॉर्म में दीजिएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दीजिएगा, नो टेक्निकल फियर, जितना हो सकता है कनेक्टेड ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।